बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जो हमारा वारंट वाला टॉपिक है, जो वारंट के ऊपर हम डिस्कशन होल्ड कर रहे हैं लास्ट 2 और 3 क्लासेस से, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कल को अगर आप जज बनते हैं या फिर कुछ भी करते हैं लॉ से रिलेटेड, आपके बहुत काम आने वाला है। ये सबसे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है हमारे सीआरपीसी का। तो वो जो हमारा पूरा डिस्कशन है वो आज कंक्लूड हो जाएगा। आपको याद होगा कि हमारा ये जो वारंट के ऊपर सफर था, इसकी शुरुआत कितनी छोटी छोटी चीजों से हुई थी कि वारंट क्या होता है, वारंट समन से डिफरेंट कैसे है। तो ये सारे एस्पेक्ट्स को हमने डिटेल में समझा था, एनालाइज किया था। पर लास्ट क्लास में एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन हमारे सामने आया था, जहां पे हमने सबसे पहले तो इस सिचुएशन को जाना था कि कभी ऐसा हो सकता है कि कोई भी वारंट, वो भले ही किसी भी कोर्ट के द्वारा इशू किया गया हो, उसको पूरे इंडिया के अंदर एग्जीक्यूट किया जा सकता है। कहने का मतलब है, जहां तक बात एग्जीक्यूशन की आती है, वहां पे जो डिस्क्रिशन है या फिर जो फोर्स है वारंट के पास, वो बहुत ज्यादा है। वो लिमिटेड नहीं है किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट से, किसी पर्टिकुलर स्टेट से। ठीक है, पूरे भारत में किसी भी कोर्ट के द्वारा इशू किया हुआ वारंट एग्जीक्यूट कराया जा सकता है। तो ये एक बड़ा अच्छा एस्पेक्ट है हमारे सीआरपीसी का। इसी से जुड़े हुए एक प्रोविजन को हमने समझा था लास्ट क्लास में, सेक्शन 78 के अंदर, जहां पे हमने जाना था कि कोई भी अगर मजिस्ट्रेट है या कोई भी कोर्ट ऑफ लॉ है जो वारंट को इशू कर रहा है और वो चाहता है कि उसका ये जो वारंट है वो एग्जीक्यूट कहीं और हो, और ऐसी जगह पे हो जहां पे उसका जुरिस्डिक्शन एक्सटेंड नहीं करता है। मानो वो व्यक्ति जिसके खिलाफ वो वारंट इशू किया जा रहा है, वो उस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में ना होके किसी और कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में बैठा हुआ है। ऐसी सिचुएशन में हमने जाना था कि अगर ये कोर्ट चाहे तो, अगर ये मजिस्ट्रेट साहब चाहे तो, उस जहां जिस जगह पे वो उस वारंट को एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं, वहां पे भेज सकते हैं कुछ अधिकारियों का मैंने नाम लिया था, जैसे कमिश्नर ऑफ पुलिस, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, या फिर जो वहां के एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं। ऐसे लोगों को आप ये वारंट भेज सकते हो और उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हो कि आपके बिहाफ पे वो लोग उस वारंट को एग्जीक्यूट करें। तो ये भी हमने समझ लिया। अब इसके आगे की कहानी है, इसी का दूसरा पर्सपेक्टिव है। आज भी जो स्थिति है जिसके साथ हम शुरुआत करने वाले हैं सेक्शन 79 के अंदर, वो वही है कि कोई मजिस्ट्रेट है, वो अपने वारंट को एग्जीक्यूट कराना चाहता है अपनी लोकल लिमिट से बाहर। तो यहां पे उसका दूसरा ऑप्शन की बात हो रही है। यहां पे वो क्या कर रहा है, किसी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को या कमिश्नर ऑफ पुलिस को रिक्वेस्ट नहीं कर रहा है कि उसके बिहाफ पे वो लोग वारंट को एग्जीक्यूट करें। रादर वो सीधे डायरेक्टली किसी पुलिस ऑफिसर को ऑथराइज कर रहा है कि वो उस वारंट को एग्जीक्यूट करे किसी भी जुरिस्डिक्शन में जाके। अब जब ऐसा हो जाता है, किसी दूसरे बड़े ऑफिसर की हेल्प नहीं ली जाती है, सीधे तौर पे जिस पुलिस ऑफिसर को आप डायरेक्ट कर रहे हो वारंट, उसी से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वही उस वारंट को एग्जीक्यूट करे। ऐसी स्थिति में हमारा सीआरपीसी क्या प्रावधान बनाता है, कैसी कैसी सिचुएशंस निकल के आ सकती हैं, उसको समझेंगे सबसे पहले। इसके बाद बच्चे जो हमारा सेक्शन 80 है और जो सेक्शन 81 है, वो कुछ यूनिवर्सल बातों के बारे में बात करता है। जैसे कि अब ये जो व्यक्ति है जिसको अरेस्ट कर लिया गया, अब वो व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है उसको जिस कोर्ट ने इश्यू किया था वारंट, उसकी लोकल लिमिट से बाहर। अब जब उसका अरेस्ट हो जाएगा तो क्या क्या प्रक्रिया है, क्या क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा, और वो जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं या वो जो कमिश्नर ऑफ पुलिस है जिन्होंने वारंट को एग्जीक्यूट करवाया है, उनकी क्या पावर है ऐसी सिचुएशन में। ये सारी प्रक्रिया हमको बताई गई है बच्चे सेक्शन 80 और सेक्शन 81 में। अगर मैं एक लाइन में बोलूं तो ये सारे के सारे सेक्शंस, सेक्शन 78, सेक्शन 79, सेक्शन 80 और सेक्शन 81, ये 4 सेक्शंस का ऐसा कॉम्बिनेशन है जहां पे किसी वारंट का एग्जीक्यूशन किसी कोर्ट की लोकल लिमिट से बाहर हो रहा है। ऐसी कानून के बारे में प्रावधान इन 4 सेक्शंस में किया गया है। एक सेक्शन को हमने पढ़ रखा है पिछली क्लास में, जो आगे की कहानी है वो मैं इस क्लास में बताने वाला हूं।
उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग केस भी समझेंगे, जहां पे हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग कब और कैसी सिचुएशन में स्टार्ट होनी चाहिए और उसके लिए क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, उस बात को भी समझेंगे। तो बच्चे अगर सब कुछ ठीक है, आप सभी लोग तैयार हो तो एक बार यस बोल दो, वाई टाइप कर दो। शुरू करते हैं आज का सेशन। यस सर। यस सर। अब अपने नोट्स में जहां पे हमने लास्ट टाइम को छोड़ा था, उसी से वहीं से कंटिन्यू करो और वहीं से समझने की कोशिश करो, ठीक है। सेक्शन 78 के बाद लिखो सेक्शन 79 को। और सेक्शन 79 किस बारे में बात करेगा बच्चे? सेक्शन 79 बात करेगा ऐसी सिचुएशन के बारे में, एक सेकेंड, कैसी सिचुएशन के बारे में? एक ऐसी सिचुएशन के बारे में जहां पे जो हमारा कोर्ट ऑफ लॉ है, जो वारंट इशू कर रहा है, वो उस वारंट को डायरेक्ट कर रहा है किसको? पुलिस ऑफिसर को। और पुलिस ऑफिसर को तो वारंट डायरेक्ट कर रहा है, उसमें तो कोई इतनी इंटरेस्टिंग बात नहीं है, पर उसे क्या कह रहा है कि उसको इस वारंट का एग्जीक्यूशन कहां पे करना है? उस कोर्ट की लोकल लिमिट्स के बाहर, उसके जुरिस्डिक्शन के बाहर। बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। एक प्रोविजन मैंने आपको बताया था बच्चे, वारंट में ज्यादातर आमतौर पे जो वारंट का एग्जीक्यूशन होगा वो पुलिस ऑफिसर ही करेगा। कुछ ही बस एक्सेप्शनल सिचुएशन है, जैसे पुलिस वाला अवेलेबल नहीं है या फिर कुछ भी ऐसी इंटरेस्टिंग परिस्थिति है, वहां पे कोर्ट किसी और व्यक्ति को बोल सकता है एग्जीक्यूशन के लिए, बट आमतौर पर पुलिस ऑफिसर ही करता है। पर यहां पे जो सेक्शन 79 के अंदर सिचुएशन है बच्चे, बोला तो पुलिस ऑफिसर को ही जा रहा है एग्जीक्यूशन के लिए, पर सिचुएशन डिफरेंट क्यों है? सिचुएशन डिफरेंट इसलिए है क्योंकि उस पुलिस ऑफिसर को बोला जा रहा है कि ये जो वारंट है उसे एग्जीक्यूट करना है उस कोर्ट की लोकल लिमिट्स के अंदर नहीं। अगर कोर्ट की लोकल लिमिट्स के अंदर करना होता तो कोई परेशानी होती नहीं, वो आराम से कर लेता जाके। उसको कहां पे करना है एग्जीक्यूट? अपनी कोर्ट की लोकल लिमिट से बाहर, मतलब उसे किसी और कोर्ट की जुरिस्डिक्शन के अंदर जाना पड़ेगा, अपनी पावर से बाहर जाना पड़ेगा, ठीक है। ध्यान से देखना बच्चे, अगर ऐसी स्थिति आती है, पुलिस ऑफिसर को ऐसी डायरेक्शन मिलती है, तो क्या क्या करना पड़ता है, क्या क्या प्रोसेस फॉलो होता है। जब भी कोई वारंट बच्चे किसी पुलिस ऑफिसर को डायरेक्ट किया जाता है कि उसका जो एग्जीक्यूशन है उसे कोर्ट की लोकल लिमिट से बाहर करना है, ऐसी स्थिति में ये जो व्यक्ति है, जो पुलिस वाला है, वो क्या करेगा? उसको उस वारंट को लेके जाएगा एंडोर्समेंट के लिए। किसके लिए? एंडोर्समेंट के लिए। एंडोर्समेंट का मतलब क्या है? साइन कराने के लिए, ठीक है। ये जो पुलिस वाला है उस वारंट को लेके जाएगा साइन कराने के लिए। किसके पास लेके जाएगा? अब देखिएगा बच्चे, किसके पास लेके जाएगा? या तो वो उसको एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास लेके जाएगा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, या फिर वो एक किसी ऐसे पुलिस ऑफिसर को लेके जाएगा जिसकी जो रैंक है वो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन से नीचे नहीं है। मतलब जो थाना इंचार्ज होता है, जो पुलिस स्टेशन का इंचार्ज होता है, उससे पद के नीचे वाले ऑफिसर के पास नहीं। वो या तो वो थाना इंचार्ज होना चाहिए या फिर थाना इंचार्ज से ऊपर का कोई भी पद का व्यक्ति हो, कोई भी पुलिस वाला हो, उसके पास ले जाएगा दस्तखत के लिए, ठीक है। तो क्या करना है इस पुलिस वाले को जिसको ये वारंट मिला है? ये वारंट को लेके जाएगा एंडोर्समेंट के लिए एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास, या फिर ऐसे पुलिस वाले के पास जिसकी जो पोस्ट है, जिसका जो पद है, वो या तो थाना इंचार्ज का है या उससे ऊंचा है। ऊंचा कुछ भी हो सकता है, कमिश्नर ऑफ पुलिस, जो भी हायर पोस्ट है, ठीक है। पर ये एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कौन सा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होगा? देश में इतने सारे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं, ऐसे ये जो पुलिस ऑफिसर है, ये जो थाना इंचार्ज है, ये कौन होगा? ये वो थाना इंचार्ज या वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होंगे जहां पे जिनकी लोकल लिमिट्स के अंदर, जिनकी जुरिस्डिक्शन के अंदर असल में ये जो पुलिस वाला है उस वारंट को एग्जीक्यूट करने गया है। स्थिति को बड़ा ध्यान से समझिए, बड़ा ध्यान से एनालाइज करिए बच्चे। मानिए ये हमारा कोर्ट है, ठीक है, ये हमारा कोर्ट ऑफ लॉ है और इस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन ये है। इस कोर्ट ऑफ लॉ ने एक वारंट को इशू किया है, इस वारंट को इशू किया है और इस पुलिस वाले को बोला है कि वो इस वारंट का एग्जीक्यूशन करे। ये जो वारंट है, अब ये जो वारंट का एग्जीक्यूशन होना है बच्चे, इस जो कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है उसके अंदर नहीं होना है, बल्कि इस वारंट का एग्जीक्यूशन होना है इस जुरिस्डिक्शन में। और ये जो जुरिस्डिक्शन है वो किसी और पुलिस वाले के अंदर आती है। कोई थाना इंचार्ज है, ठीक है, पुलिस स्टेशन का इंचार्ज है,
या फिर कोई एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, और वो जो व्यक्ति है जिसके खिलाफ ये वारंट एग्जीक्यूट होना है, मानो वो यहाँ पे बैठा हुआ है इस पुलिस वाले के लिमिट्स के अंदर या इस एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के लिमिट्स के अंदर। अब ये जो पुलिस वाला इस वारंट को लेके जाएगा, तो ये कहां जाएगा? इसको अरेस्ट करने नहीं जाएगा सीधा सीधा, ये पहले जाएगा इस पुलिस वाले के पास या फिर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास। इन दोनों में से किसी के पास भी जा सकता है। अगर वो पुलिस वाले के पास गया है तो उसे बस एक बात का ध्यान रखना है कि उसकी जो पोस्ट है वो थाना इंचार्ज है उससे ऊपर की होनी चाहिए। अब ये जो वो पुलिस स्टेशन पुलिस वाले के पास जाएगा या फिर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास जाएगा, उससे इसी वारंट पे क्या करवाएगा? दस्तखत करवाएगा, एंडोर्समेंट लेगा। और ये जब एंडोर्समेंट मिलेगी बच्चे, तब उसके बाद जाके इस व्यक्ति के पास, इस पुलिस वाले के पास जिसको ओरिजिनली डायरेक्ट किया गया था, उसके पास अधिकारिकता आएगी कि वो इस व्यक्ति को टच कर सके या इसके खिलाफ वारंट को एग्जीक्यूट कर सके। तो हमको बस क्या याद रखना है कि अगर कोई भी कोर्ट किसी पुलिस ऑफिसर को किसी वारंट को एग्जीक्यूट करने के लिए बोल रहा है, जिसका एग्जीक्यूशन उस कोर्ट की जुरिडिक्शन में ना होके किसी और पुलिस थाने की जुरिडिक्शन में या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की जुरिडिक्शन में होना है, तो उस व्यक्ति की ये जिम्मेदारी है, उस पुलिस वाले की जिम्मेदारी है कि उसे किसी पुलिस ऑफिसर के पास लेके जाए जिसका पद थाना इंचार्ज या उससे ऊंचा हो, या फिर किसी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास लेके जाए और उनसे एंडोर्समेंट ले, फिर जाके उसके पास ये पावर आएगी। ये है बच्चे अभी तक की स्थिति। अब इसके बाद क्या होगा? जब ये जो व्यक्ति है, ये जो पुलिस वाला है, जब ये इस एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास पहुंच जाएगा इस वारंट को लेके, या फिर पुलिस वाले के पास पहुंच जाएगा इस वारंट को लेके जिसका पद थाना इंचार्ज या उससे ऊंचा है, बच्चे ये जो मजिस्ट्रेट है और ये जो पुलिस ऑफिसर है, इनके पास कोई चॉइस नहीं है, वो वाद्य हैं, उनकी जिम्मेदारी है, उनको करना ही पड़ेगा उस वारंट पे साइन। वो मना नहीं कर सकते कि मैं तो साइन नहीं कर रहा, मैं तुम्हें अरेस्ट नहीं करने दूंगा, या मैं तुम्हें अपना वारंट एग्जीक्यूट नहीं करने दूंगा मेरी लोकल लिमिट्स के अंदर। नहीं, वो वाद्य है। कौन सा शब्द इस्तेमाल कर रहा है हमारा सीआरपीसी? शैल। मतलब अगर कोई पुलिस वाला आया है वारंट को लेके किसी कोर्ट के द्वारा जिसको इश्यू किया गया है और जिसका एग्जीक्यूशन इस मजिस्ट्रेट या ऑफिसर की लोकल लिमिट्स के अंदर होना है, ऐसी स्थिति में ये जो मजिस्ट्रेट है और ये जो ऑफिसर है, दे आर बाउंड टू एंडोर्स इट। मतलब उनको करना ही करना पड़ेगा, कोई उनके पास चॉइस नहीं। और जब वो साइन कर देंगे, उसका मतलब यह है, इस साइन करने का ही मतलब यह है कि ये जो पुलिस वाला है जो वारंट को लेके गया था, उसके पास क्या आ गई है? अथॉरिटी आ गई है। अब आई है, जब कोर्ट ने वारंट इशू किया था ना, तब अथॉरिटी नहीं आई थी, क्योंकि इसका एग्जीक्यूशन किसी और की लोकल लिमिट्स में होना था। जब ये एंडोर्समेंट मिल गई इस मजिस्ट्रेट या पुलिस वाले के द्वारा जिसकी लोकल लिमिट्स के अंदर उसका एग्जीक्यूशन होना है, तब जाके उस पुलिस वाले के पास असली पावर आई है कि वो उस वारंट को क्या कर सकता है बच्चे? एग्जीक्यूट कर सकता है। और ना केवल ये चीज, और ये जो पुलिस वाला है जो वारंट को एग्जीक्यूट करने आया है, अगर ये चाहे तो वहां की जो लोकल पुलिस है, उस लोकल पुलिस की भी सहायता ले सकता है, असिस्टेंस ले सकता है और उस वारंट को एग्जीक्यूट करवा सकता है। और एक और बात, जब ये पुलिस वाला लोकल पुलिस की सहायता मांगेगा कि मेरी मदद करो, मेरी सहायता करो इस वारंट को एग्जीक्यूट कराने के लिए, तो जो लोकल पुलिस है बच्चे, वो भी बाध्य होगी, उनकी भी जिम्मेदारी है कि उसको ऐसे पुलिस वाले की जिसके पास वारंट है, उसकी मदद करनी ही करनी पड़ेगी। तो आप देख पा रहे हो सीआरपीसी के जो प्रोविजंस हैं वो बहुत सीरियस हैं और बहुत स्ट्रिक्ट हैं। ना केवल वो मजिस्ट्रेट और थाना इंचार्ज को फोर्स कर रहे हैं कि उनको एंडोर्समेंट देना ही पड़ेगा, बल्कि लोकल पुलिस को भी फोर्स कर रहे हैं कि अगर उनकी मदद मांगी जाती है ऐसे पुलिस वाले के द्वारा, जरूरी नहीं है वो मांगे, अगर मांगता है तो पुलिस वालों की जिम्मेदारी है, लोकल पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन्हें ऐसे व्यक्ति की हेल्प करनी ही करनी पड़ेगी। ठीक है, अब इतनी कहानी होगी। अब देखो आखिरी भाग हमारी कहानी का। जब भी ऐसा लगे, जब भी इस बात का रीजन टू बिलीव हो कि ये जो लोग हैं, ये जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है या फिर ये जो थाना इंचार्ज है,
अगर इनकी एंडोर्समेंट लेने जाऊंगा मैं, मतलब ये जो पुलिस वाला है जिसके पास वारंट है, जिसको एग्जीक्यूट करना है ये वारंट, अगर इसको ऐसा लग रहा है कि अगर मैं इस मजिस्ट्रेट की परमिशन लेने गया या फिर इस थाना इंचार्ज की परमिशन लेने गया तो उसमें बहुत ज्यादा देरी हो जाएगी, और इतनी ज्यादा देरी हो जाएगी कि हो सकता है कि मेरा ये जो वारंट है वो एग्जीक्यूट ही ना हो पाए, क्योंकि हो सकता है इतनी देर में तो वो भाग जाएगा। ऐसी स्थिति में ये जो पुलिस वाला है जिसके पास वारंट है, वो बिना किसी एंडोर्समेंट के इस वारंट को एग्जीक्यूट कर सकता है। बच्चे बड़े ध्यान से सुनना, अगर उसको ऐसा लग रहा है कि अगर वो जाएगा, मतलब ये जो पुलिस वाला है जिसको ये वारंट मिला है इस व्यक्ति को अरेस्ट करने के लिए, अगर इसके दिमाग में ये है, इसको ऐसा लग रहा है, और लगने की वजह होनी चाहिए बच्चे, रीजन टू बिलीव होना चाहिए कि अगर ये इसके पास गया पहले परमिशन लेने या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास गया परमिशन लेने, मतलब ऐसे ऐसे गया, तो इसका बहुत ज्यादा समय वेस्ट हो जाएगा और इतनी देर में ये व्यक्ति हो सकता है भाग जाए, जिससे वारंट एग्जीक्यूट ना हो पाए। ऐसी स्थिति में इसके पास ये ताकत है कि ये सीधे जाके इस व्यक्ति के खिलाफ वारंट को एग्जीक्यूट कर सकता है बिना इन लोगों की एंडोर्समेंट लिए। पर बच्चे समझना है, ये जो ताकत है सीधे जाके अरेस्ट करने की, सीधे जाके वारंट को एग्जीक्यूट करने की, ये तभी आएगी जब इस व्यक्ति के पास क्या होगा, रीजन टू बिलीव। रीजन टू बिलीव मतलब विश्वास करने की वजह कि अगर मैं गया तो देरी हो जाएगी और इतनी देर में हो सकता है ये व्यक्ति भाग जाए। ठीक है, तो ये बच्चे हमारे 3 पार्ट हैं हमारे सेक्शन 79 के। एक बार इस पूरी सिचुएशन को मैं आपके सामने कंक्लूड कर देता हूं, जिससे पूरी स्टोरी एक बार में समझ में आ जाए। क्रॉस चेक करते रहना जो भी आपने अपने नोट्स में लिखा है और जो भी अभी तक समझा है। कोई भी कोर्ट जो है, अगर वो किसी वारंट को इशू कर रहा है और उस वारंट को डायरेक्ट कर रहा है किसी पुलिस ऑफिसर को और बोल रहा है कि उसे किसी व्यक्ति के खिलाफ उस वारंट को एग्जीक्यूट करना है जो व्यक्ति उस कोर्ट की लोकल लिमिट्स के अंदर नहीं है, अगर ऐसी स्थिति है तब जाके ये सेक्शन 79 अप्लाई होगा। और अगर ऐसी स्थिति है तो ये जो पुलिस वाला है इसकी ये जिम्मेदारी होगी, इसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि उस वारंट को लेके वो कहां पे जाएगा, ऐसे थाना इंचार्ज के पास जाएगा या फिर ऐसे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास जाएगा जिसकी लोकल लिमिट्स के अंदर उस वारंट को एग्जीक्यूट किया जाना है। अब उनकी जैसे ही एंडोर्समेंट मिल जाएगी, मतलब जैसे ही ये वारंट को पेश करेगा उन लोगों के सामने, वो लोग बाध्य हैं, उनको एंडोर्समेंट देनी ही देनी पड़ेगी उस वारंट के ऊपर। और जैसे ही बच्चे एक बार एंडोर्समेंट मिल जाएगी, ये जो पुलिस वाला है जो वारंट को एग्जीक्यूट करने गया है, इसके पास पूरी ताकत आ जाएगी उस व्यक्ति के खिलाफ वारंट को एग्जीक्यूट करने की उस जुरिडिक्शन के अंदर, और उसको वो कर सकता है। और ये जो पुलिस वाला है अगर चाहे तो लोकल पुलिस की सहायता भी ले सकता है, और अगर ये सहायता मांगता है तो लोकल पुलिस को सहायता करनी ही पड़ेगी, कोई चॉइस नहीं है उनके पास। ऐसे ही बच्चे अगर कभी ऐसी स्थिति हो जाए कि ये जो पुलिस वाला है जिसको हम बोल रहे हैं कि आप थाना इंचार्ज के पास जाओ पहले या फिर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास जाओ, पहले उनसे एंडोर्समेंट लो, उनसे साइन लो, तब जाके एग्जीक्यूट करना। अगर इस पुलिस वाले के पास रीजन टू बिलीव है, विश्वास करने की वजह है कि अगर ये एंडोर्समेंट लेने पहले चला गया उस थाना इंचार्ज के पास या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास, उसमें इतना समय लग जाएगा जिसकी वजह से हो सकता है जिस व्यक्ति के खिलाफ वो उस वारंट को एग्जीक्यूट करने आया है वो व्यक्ति इतनी देर में भाग जाए और उस वारंट का एग्जीक्यूशन ना हो पाए। अगर उसके पास इस चीज को मानने का विश्वास है और उसकी वजह है, तो वो सीधे तौर पे उस व्यक्ति के पास जा सकता है और अपने वारंट को एग्जीक्यूट कर सकता है बिना किसी एंडोर्समेंट के इस मजिस्ट्रेट के द्वारा, बिना किसी एंडोर्समेंट के इस थाना इंचार्ज के द्वारा। अब बताइए बच्चे, क्या हम सभी लोग सेक्शन 79 को समझ पा रहे हैं? यस बोलेंगे, वाई टाइप करेंगे। क्लियर है? क्लियर क्लियर है, इजी सा सेक्शन है, बस कहानी समझनी है। यस सर। यूट्यूब पे बच्चे सभी लोगों को समझ में आया सेक्शन 79, तीनों पार्ट समझ में आए स्टोरी के? हाँ, बस इसी स्ट्रक्चर में देखो, बस देखो प्रोसीजरल लॉ बच्चे, अगर आपको स्टोरी समझ में आ रही है तो कोई परेशानी नहीं है, सब कुछ ठीक है। बस यहाँ पे प्रोसीजरल लॉ में एक चीज का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि जिस पैटर्न में मैं आपको बता रहा हूं ना,
जो स्टेप्स वाइज स्टेप मैं बता रहा हूं उसी पैटर्न में बच्चे नोट्स में भी लिखना, लाइन बाय लाइन, जिससे जो सिंक है ना पूरी कहानी का पहले एक्ट से लेके आखिरी एक्ट तक वो बना रहे। क्योंकि अगर कहानी याद रह जाएगी ना तो फिर ऑब्जेक्टिव टाइप भी कभी गलत नहीं होगा और सब्जेक्टिव में तो आप बहुत अच्छा आंसर लिख पाओगे। ठीक है। हाँ बच्चे, शुभांगी, एंडोर्समेंट एक ऐसा शब्द है जिसको हम प्रैक्टिकली मानते हैं कि वहां पे दस्तखत और मोहर लगाई जाती है, पर इसको इम्प्लाइडली ये भी मान सकते हैं कि एक तरीके से हम परमिशन ले रहे हैं उस व्यक्ति की। पर वही बात, वो बात कभी नहीं भूलनी है, जब कोई व्यक्ति वारंट लेके जाएगा इस मजिस्ट्रेट के पास, इस थाना इंचार्ज के पास, उनको उस पे एंडोर्समेंट देनी ही देनी है। दे हैव नो चॉइस अबाउट इट। ठीक है, इस बात को नहीं भूलना है, क्योंकि कभी इस पे क्वेश्चन आ जाए तो उसको गलत नहीं करके आना है। अब देखो बच्चे, अगला जो सेक्शन है हमारा, अगला सेक्शन भी इसी कहानी से जुड़ा हुआ है, इन्हीं बातों से जुड़ा हुआ है। ये क्या कहता है? ये कहता है बच्चे, क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा जब किसी ऐसे व्यक्ति का अरेस्ट हो जाएगा जिसके खिलाफ वारंट इशू किया गया है। एक ऐसे व्यक्ति का अरेस्ट हुआ है जिसके खिलाफ वारंट इशू हुआ है, ऐसी स्थिति में क्या प्रोसीजर फॉलो होगा? तो हमारा सेक्शन 80 कह रहा है, जब भी कोई वारंट एग्जीक्यूट होता है और ये जो एग्जीक्यूशन है किसी कोर्ट की, जिस कोर्ट ने उस वारंट को इशू किया है उसकी लोकल लिमिट से बाहर एग्जीक्यूट होता है, वही स्थिति जो हमने अभी पढ़ी 79 में जो पढ़ी और पिछली क्लास में जो 78 में पढ़ी थी। एक कोई वारंट है जिसका एग्जीक्यूशन लोकल लिमिट्स के बाहर हुआ है और उसके तहत किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है। ऐसी स्थिति में जो भी व्यक्ति अरेस्ट किया गया है उस व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा? ध्यान से देखना, कानून क्या कहता है? उस व्यक्ति को उस एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास लेके जाना पड़ेगा, या डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास लेके जाना पड़ेगा, या कमिश्नर ऑफ पुलिस के पास लेके जाना पड़ेगा, जिसकी लोकल लिमिट्स के अंदर से उस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है। बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चे इस बात को समझना। पहले जो यूनिवर्सल कानून है उसको समझो। अगर किसी भी व्यक्ति को, ध्यान से सुनो, अगर किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है किसी वारंट के तहत और उसका अरेस्ट उस कोर्ट की लोकल लिमिट से बाहर हुआ है जिस कोर्ट ने वो वारंट इशू किया था, ऐसी स्थिति में ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी है अरेस्ट करने वाले व्यक्ति की, पुलिस वाले की, कि उस अरेस्टेड पर्सन को पहले वो कहां लेके जाए? उस कोर्ट के सामने ना लेके जाए जिस कोर्ट ने वारंट इशू किया था, पहले वो उसको एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या फिर डीएसपी या फिर कमिश्नर ऑफ पुलिस के सामने लेके जाए, जिसकी लोकल लिमिट से, जहां से उस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है, जिस व्यक्ति के, जिस एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के, जिस डीएसपी के, जिस कमिश्नर ऑफ पुलिस के जुरिसडिक्शन के अंदर वो गिरता है एरिया। तो सबसे पहले तो उसकी रिस्पेक्ट रखते हुए आपको उसके सामने लेके जाना है। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? बस इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जब आप बाध्य नहीं हो इस एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या डीएसपी या कमिश्नर ऑफ पुलिस के सामने ले जाने के। कब कब वो स्थिति आएगी बच्चे? अगर जो व्यक्ति है जिसका अरेस्ट हुआ है और उसका अरेस्ट भले ही लोकल लिमिट से बाहर हुआ है, पर जो कोर्ट है जिसने वारंट इशू किया था, वो कोर्ट जहां से उस व्यक्ति का अरेस्ट हुआ है वहां से 30 किलोमीटर्स के अंदर आ रहा है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है इस सेक्शन को समझना, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। मानिए बच्चे, ये हमारा कोर्ट ऑफ लॉ है, ठीक है? इसने किया है वारंट इशू, ठीक है? और इस पुलिस वाले को बोला है और इसका जुरिसडिक्शन ये है और यहां पे इस वारंट का एग्जीक्यूशन होना है, वो यहां पे होना है, ठीक है? मानो इस व्यक्ति को अरेस्ट करना जाना है और इस जगह पे किसका जुरिसडिक्शन चलता है? किसी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का या फिर किसी डीएसपी का या फिर कमिश्नर ऑफ पुलिस का। अब ये जो व्यक्ति है जो इस वारंट के आधार पर इसको अरेस्ट करेगा, इस व्यक्ति को अरेस्ट करेगा, ये पुलिस वाला इस व्यक्ति को सीधे पकड़कर यहां ना लाके उसको यहां से पकड़ के पहले या तो इसके पास या फिर इसके पास या फिर इसके पास लेके जाएगा, उनके सामने पेश करेगा।
ये प्रक्रिया है। क्यों है? बड़ा लॉजिकल है, क्योंकि उनकी लोकल लिमिट्स के अंदर से आप किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर रहे हो तो ऑब्वियसली सबसे पहली पेशी उन्हीं लोगों में से किसी के सामने होनी चाहिए। पर अगर ऐसी स्थिति बन रही है कि जिस जगह से, जिस लोकेशन से उस व्यक्ति का अरेस्ट हुआ है, उस लोकेशन से ये जो कोर्ट है जिसने वारंट इशू किया था, ये 30 किलोमीटर की रेंज में आ रहा है। इसको बोलते हैं बच्चे, लिख लो अपने नोट्स में, रूल ऑफ 30 किलोमीटर्स। अगर जो कोर्ट है जिसने वारंट इशू किया था, वो कोर्ट उस व्यक्ति के अरेस्ट होने वाली जगह से 30 किलोमीटर की रेंज में आ रहा है, मतलब ये जो डिस्टेंस है ये 30 किलोमीटर या उससे कम है, ऐसी स्थिति में ये पुलिस वाला के लिए जरूरी नहीं है कि इस व्यक्ति को इस एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, डीएसपी या कमिश्नर ऑफ पुलिस के पास लेके जाए। अगर 30 किलोमीटर वाले रूल के अंदर आ रहा है कोर्ट, तो इसको सीधे यहां पे लेके आ सकता है। ये पहला है, इसको बोलते हैं पहला एक्सेप्शन, रूल ऑफ 30 किलोमीटर्स। या फिर क्या है, ये जो हमारे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं, ये जो हमारे डीएसपी हैं और ये जो कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं, इन लोगों की दूरी इस व्यक्ति से जिसका अरेस्ट हुआ है वो ज्यादा है इन कंपैरिजन टू दी दूरी जो कोर्ट की है। मतलब अगर पुलिस वाला इसको यहां से यहां तक लेके जाएगा तो वो ज्यादा दूर है इन कंपैरिजन टू जितना कोर्ट ज्यादा दूर है। मानो इसको एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट तक ले जाने के लिए उसको ट्रेवल करना पड़ेगा मानो 50 किलोमीटर, डीएसपी के पास ले जाने के लिए मानो ट्रेवल करना पड़ेगा 45 किलोमीटर, या फिर कमिश्नर ऑफ पुलिस के पास ले जाने के लिए मानो ट्रेवल करना पड़ेगा 40 किलोमीटर। पर अगर जिस कोर्ट ने वारंट इशू किया है उसके लिए ट्रेवल करना पड़ेगा 35 किलोमीटर। 30 किलोमीटर वाला रूल लागू नहीं हो रहा क्योंकि 30 किलोमीटर से ज्यादा है, पर 35 किलोमीटर करना पड़ेगा। मतलब ये जो डिस्टेंस है जो इस कोर्ट जिसने वारंट इशू किया है और उस व्यक्ति में जिसका अरेस्ट हुआ है, वो डिस्टेंस कम है इन कंपैरिजन टू जो डिस्टेंस इस व्यक्ति में और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में, डीएसपी में या कमिश्नर ऑफ पुलिस में है। ऐसी स्थिति में इस व्यक्ति को सीधे इस कोर्ट के सामने लाया जा सकता है और जरूरी नहीं है कि वो 50 किलोमीटर ट्रेवल करके पहले एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास जाए या 45 करके डीएसपी के पास जाए या 40 करके कमिश्नर ऑफ पुलिस के पास जाए। वो सीधा 35 किलोमीटर ट्रेवल करके कहां आ सकता है? उस कोर्ट के पास आ सकता है जिसने असल में वारंट इशू किया था। ये बोलते हैं बच्चे दूसरा एक्सेप्शन, इसको बोलते हैं शॉर्ट इन डिस्टेंस। लिख लो दूसरे एक्सेप्शन को क्या बोलते हैं? शॉर्ट इन डिस्टेंस। ठीक है। और तीसरी स्थिति क्या है? तीसरा एक्सेप्शन, जब उस व्यक्ति को लेके जाने की जरूरत नहीं है आपको मजिस्ट्रेट के पास या डीएसपी के पास या कमिश्नर ऑफ पुलिस के पास, वो है सेक्शन 71 के अंदर की स्थिति। आप सभी को याद होगा बच्चे, मैंने आपको सेक्शन 71 पढ़ाया था सीआरपीसी का पिछले से पिछली क्लास में। सेक्शन 71 क्या प्रावधान बनाता है कि अगर कोई कोर्ट ऑफ लॉ किसी व्यक्ति के खिलाफ वारंट इशू कर रहा है अरेस्ट करने के लिए, उस वारंट में वो कोर्ट ऑफ लॉ ये भी लिख सकता है कि जिस व्यक्ति का अरेस्ट हो रहा है अगर वो फलानी फलानी सिक्योरिटीज देने के लिए तैयार है, मतलब श्योरिटी लाने के लिए तैयार है, बॉन्ड लाने के लिए तैयार है, और अगर वो सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है जो वारंट में लिखी हुई है, ऐसी स्थिति में उसको वो पुलिस वाला जो अरेस्ट कर रहा है उसको छोड़ सकता है। ये प्रावधान सेक्शन 71 में है। मानिए ये वाला जो वारंट इशू किया था इस कोर्ट ऑफ लॉ ने, जिसका एग्जीक्यूशन इसकी लोकल लिमिट से बाहर दूर जाके यहां पे कहीं हो रहा था, इस वारंट में कोर्ट ने लिख दिया था कि अगर ये व्यक्ति इतने फलाने फलाने रुपए का बॉन्ड दे दे, इतनी श्योरिटीज ले आए, तो इसको छोड़ दिया जाए सेक्शन 71 के तहत। अगर इस वारंट में ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ऐसी स्थिति में ये व्यक्ति जाएगा इसको अरेस्ट करने, और अगर इस व्यक्ति ने वो सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर दी जो सेक्शन 71 के अनुसार इस वारंट में लिखी हुई है, तो इसको वो वहीं के वहीं छोड़ देगा। और क्योंकि उसको वहीं के वहीं छोड़ दिया है, तो क्या जरूरी है उसको फिर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास ले जाने की या फिर डीएसपी के पास ले जाने की या कमिश्नर ऑफ पुलिस के पास ले जाने की? उसको छोड़ दिया तो छोड़ दिया, खुद वापस आ जाएगा। ठीक है। तो टोटल देखो, सबसे पहले समझेंगे लॉ क्या है, कानून क्या है, फिर समझेंगे कि 3 एक्सेप्शन क्या है। हमारा सेक्शन 80 जो एक यूनिवर्सल कानून एस्टेब्लिश करता है,
उसके तहत वो कहता है कभी भी किसी भी व्यक्ति को किसी भी वारंट के तहत अरेस्ट किया जाता है और जिस कोर्ट का वारंट है जिसके तहत उसको अरेस्ट किया गया है वो उसकी लोकल लिमिट से बाहर अरेस्ट हुआ है। अगर ऐसी स्थिति है जब भी लोकल लिमिट से, जिस कोर्ट ने वारंट को इशू किया है उसकी लोकल लिमिट से बाहर किसी व्यक्ति का अरेस्ट हो रहा है, तो जो भी पुलिस वाला अरेस्ट कर रहा है उसकी ये जिम्मेदारी है कि उस अरेस्टेड पर्सन को सबसे पहले एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास या फिर डीएसपी के पास या फिर कमिश्नर ऑफ पुलिस के पास लेके जाएगा और उसके सामने पेश करेगा और फिर ही जो भी प्रक्रिया है उसको फॉलो करेगा। ये हमारा कानून कहता है कि आप सीधे सीधे अपने कोर्ट के पास नहीं लेके जाओगे, पहले जिनका लोकल लिमिट्स के अंदर से आपने अरेस्ट किया है उनके सामने लेके जाओ। इसके 3 एक्सेप्शंस है। अगर ऐसा है कि जिस कोर्ट ने वारंट इशू किया है और उस व्यक्ति में, जिस व्यक्ति का अरेस्ट हुआ है लोकल लिमिट्स के बाहर, अगर इन दोनों में जो डिस्टेंस है वो 30 किलोमीटर या उससे कम है, ऐसी स्थिति में सीधे तौर पे वो जो पुलिस वाला है उसको उस न्यायालय में लेके जा सकता है जिसने वारंट इशू किया था, उसको इस एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या डीएसपी या सीपी के सामने पेश करने की जरूरत नहीं है। या फिर जो फासला है, जो डिस्टेंस है इस अरेस्टेड पर्सन में जहां से उसका अरेस्ट हुआ है और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट डीएसपी या सीपी में, इन कंपैरिजन टू जो डिस्टेंस है ओरिजिनल कोर्ट ने जिसने वारंट इशू किया था और जहां पे उस व्यक्ति का अरेस्ट हुआ है वो कम है। अगर कोर्ट का जो डिस्टेंस है वो कम है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था वो केवल 35 किलोमीटर है, वहां पे हमको 40, 45 या 50 किलोमीटर चलना पड़ेगा। अगर ऐसी स्थिति है उसमें भी पुलिस वाले के लिए जरूरी नहीं है कि वो लंबा डिस्टेंस कवर करके उन लोगों के सामने पेश करे, वो सीधे तौर पर जिस कोर्ट ने वारंट इशू किया था उसके सामने ले आए। ये जो पहले 2 एक्सेप्शन है ये दोनों बच्चे डिस्टेंस के आधार पर हैं। पहला है 30 किलोमीटर का रूल, दूसरा है शॉर्टर इन डिस्टेंस। तीसरा एक्सेप्शन है वो यूनिवर्सल एक्सेप्शन है, वो कहता है कि अगर वारंट में कोई भी ऐसी बात है जिसपे सेक्शन 71 लागू होता है, मतलब वारंट में कुछ ऐसा लिखा हुआ है जहां पे जिस व्यक्ति का अरेस्ट हो रहा है उस वारंट के अनुसार उसको वहीं के वहीं छोड़ा जा सकता है अगर वो बॉन्ड और श्योरिटीज दे देता है। तो अगर 71 के अनुसार उस व्यक्ति ने बॉन्ड और श्योरिटीज दे दी हैं तो उसे छोड़ दिया गया है। ऐसी स्थिति में बिल्कुल भी बाध्यता नहीं होगी उस पुलिस वाले की कि उसको छोड़ने से पहले वो उसको कमिश्नर ऑफ पुलिस या डीएसपी या फिर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास लेके जाए। इन 3 एक्सेप्शंस को छोड़ के हर स्थिति में किसी भी पुलिस वाले की जो किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर रहा है इस ऐसे वारंट के अनुसार जिस वारंट का एग्जीक्यूशन उस कोर्ट की लोकल लिमिट से बाहर हो रहा है जिसने उसको इशू किया है, उसको वो उन लोगों के सामने लेके जाएगा जिनकी लोकल लिमिट से उस व्यक्ति को अरेस्ट किया जा रहा है। और वो लोग कौन है? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, डीएसपी और कमिश्नर ऑफ पुलिस। क्या हम सभी लोग समझ पा रहे हैं बच्चे इस प्रावधान को? यस बोलेंगे, वाई टाइप करेंगे। यस सर। क्लियर? कोई डाउट नहीं है? क्लियर है सिचुएशन? कहानी पूरी समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है, चलो। हाँ, एक क्वेश्चन है, आस्था पूछ रही है एक्सेप्शंस आर मैंडेटरी, प्रोविजन और ऑप्शनल। बच्चे एक्सेप्शन एक तरीके का एक आपके पास ऑप्शन है, अगर आप नहीं ले जाना चाहते तो यू कैन डायरेक्टली गो टू द कोर्ट, और अगर 30 किलोमीटर के अंदर आ रहा है तो आप वहां चले जाओ, आपको उतना टाइम ट्रेवल करने की जरूरत नहीं है। तो दीज आर द एक्सेप्शन टू द मेन रूल। हाँ, ये बात आपका क्वेश्चन बिल्कुल वैलिड है, क्या 30 किलोमीटर के अंदर गिरेगा तो जरूरी है कि वहीं जाना पड़ेगा, उसी कोर्ट के सामने जाना पड़ेगा जिसने वारंट इशू किया है? ऐसी बात की ऐसी सिचुएशन में कोई भी ऐसी क्लियर कट बाध्यता नहीं है। अगर वैसी परिस्थिति में भी वो उस कमिश्नर ऑफ पुलिस के सामने ले जा रहा है या डीएसपी के सामने ले जा रहा है या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने ले जा रहा है तो कोई बात नहीं है, पर हो सकता है कि आगे को उसकी जवाबदेही हो जाए। प्रैक्टिकली बता रहा हूं, हो सकता है कि कोर्ट जिसने वारंट इशू किया था वो उससे क्वेश्चन कर ले, आपने क्यों इतना टाइम वेस्ट किया, आप सीधे क्यों नहीं आए यहाँ पे, हो सकता है, ठीक है, पर कानूनी तौर पर वो ऐसा कर सकता है। अब देखो बच्चे अगला सेक्शन, और ये आखिरी सेक्शन है हमारी क्लास का, इस क्लास का, तो ध्यान से देखना, समझना बड़ा आसान सा है। जो हमने 2 सेक्शन पढ़ लिए उनसे कंपैरेटिवली इजियर है, तो आपको इजी हो जाएगा, ठीक है। इस सेक्शन को बोलते हैं बच्चे सेक्शन 81, और इसमें किस चीज की बात हो रही है? इसमें भी प्रोसीजर की बात हो रही है। और ये प्रोसीजर क्या है? ये ऐसा प्रोसीजर है जो मजिस्ट्रेट फॉलो करेगा। कौन सा मजिस्ट्रेट? जिसके सामने उस व्यक्ति को पेश किया जा रहा है जिसका अरेस्ट हुआ है।
जिस मजिस्ट्रेट के सामने इस व्यक्ति को पेश किया जा रहा है, जिसका अरेस्ट हुआ है, उसको क्या करना है। तो वही कहानी जो हमने पढ़ी, ये जो बेचारे 3 लोग हैं जिनके सामने पेश करना था, अब इनकी क्या जिम्मेदारियां हैं। तो ये जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है दोस्तों, या फिर ये जो डीएसपी था, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस था, या फिर ये जो कमिश्नर ऑफ पुलिस था, ये बाध्य होंगे अगर कोई भी व्यक्ति जिसका अरेस्ट हुआ है और उसको उनके सामने पेश किया गया है, ऐसी स्थिति में ये लोगों की ऑब्लिगेशन है, दे आर बाउंड कि उस व्यक्ति को वो उस कोर्ट के सामने भेज दें जिसके वारंट के तहत उस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है। वही बात है बच्चे, जैसे कि इन लोगों के पास कोई भी ताकत नहीं थी, अगर उस वारंट को पेश किया जा रहा था इन लोगों के सामने सेक्शन 79 के अनुसार, तो इनको एंडोर्समेंट देनी ही देनी थी, दे हैड नो चॉइस। यहां पे भी उनके सामने अगर पेश भी कर दिया गया है, जैसा हमने बताया कि 80 के अंदर जहां से आप अरेस्ट कर रहे हो, आमतौर पर कानून ये कहता है कि आपको उन लोगों के सामने ही उसको पेश करना है। अब जब इन लोगों के सामने पेश करा जाएगा इस व्यक्ति को जिसका अरेस्ट हुआ है उनकी लोकल लिमिट्स के अंदर, इनके पास यहाँ पे भी बच्चे कोई बहुत ज्यादा चॉइस नहीं है, यहां पे भी इनको कुछ नहीं करना है, बस उस कोर्ट की तरफ उस व्यक्ति को रवाना कर देना है जहां से जिस कोर्ट के वारंट के अनुसार उस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है। ये यहाँ का यूनिवर्सल कानून है कि वारंट के एग्जीक्यूशन जिसने भी की है, जिस कोर्ट ने भी उस वारंट को इश्यू किया है, वहां पे उसको भेज देना है उस बच्चे को। पर अब ध्यान से सुनिएगा बच्चे, ये जो प्रोविजंस हैं, 3 पॉइंट्स और आने वाले हैं, 3 पॉइंट्स को बड़ा ध्यान से सुनिएगा। अगर ये जो अपराध है, जिस अपराध के लिए इस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है, इस वारंट के तहत जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है, जो अपराध उस वारंट में लिखा हुआ है वो एक बेलेबल ऑफेंस है, जो ऑफेंस है वो एक बेलेबल ऑफेंस है, और ये जो व्यक्ति है जिसका अरेस्ट हुआ है वो बेल देने के लिए तैयार है, समझी। या फिर कोई भी उस वारंट के अंदर, जैसा कि मैंने आपको पिछली स्थिति में बताया, सेक्शन 71 के अनुसार उस वारंट में कुछ ऐसी परिस्थितियां बताई हैं कि अगर आप ऐसा ऐसा करोगे तो इस व्यक्ति को छोड़ दिया जाएगा, और वो व्यक्ति वैसा वैसा करने के लिए तैयार है, मतलब बॉन्ड देने के लिए तैयार है या श्योरिटी देने के लिए तैयार है। ऐसी स्थिति में ये जो मजिस्ट्रेट है, या फिर ये जो डीएसपी है, या फिर ये जो कमिश्नर ऑफ पुलिस है, इसके पास ये अधिकारिकता है कि ये उस बेल को या फिर उस सिक्योरिटी को सेक्शन 71 के अंदर स्वीकार कर सकता है और उस व्यक्ति को छोड़ सकता है। और ये जो वो बेल है या सिक्योरिटी है जिसके तहत उस व्यक्ति को छोड़ा गया है, उसको क्या कर देगा, फॉरवर्ड कर देगा उसी कोर्ट के सामने जिस कोर्ट के वारंट के अनुसार उस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया था। अब यहाँ पे बच्चे बहुत ध्यान से सुनना एक एक पॉइंट को जिसको मैं बोल रहा हूं, क्योंकि इसको समझना बड़ा ही जरूरी है। अगर स्थिति ऐसी है कि जिस अपराध के लिए इस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है वो एक बेलेबल ऑफेंस है, ऐसी स्थिति में ये जो मजिस्ट्रेट है, ये जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है, ये जो कमिश्नर है, इसके पास ये ताकत है कि उस व्यक्ति को बेल पे छोड़ सके, पहला पॉइंट। या फिर जिस वारंट के तहत इस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है उसमें सेक्शन 71 के तहत कुछ प्रावधान बनाए गए हैं कि अगर इतनी बॉन्ड और श्योरिटी दे तो इस व्यक्ति को छोड़ना चाहिए। तो सेक्शन 71 का भी फायदा लेते हुए ये जो मजिस्ट्रेट है, ये जो कमिश्नर ऑफ पुलिस है, ये उस व्यक्ति को छोड़ सकते हैं। ये 2 परिस्थितियां ऐसी हैं, बेल देने वाली और सेक्शन 71 वाली, जिसमें इन मजिस्ट्रेट को, इस कमिश्नर ऑफ पुलिस को ये ताकत दी गई है कि वो ऐसे व्यक्ति को छोड़ सकते हैं। पर याद रखिएगा बच्चे, कंफ्यूज मत होइएगा। पहली स्थिति है एक ऐसी जहां पे जो अपराध है वो बेलेबल ऑफेंस है। बेलेबल ऑफेंस कौन सा ऑफेंस होता है बच्चे? बेलेबल ऑफेंस एक ऐसा अपराध होता है जहां पे जिस व्यक्ति का अरेस्ट हो रहा है उसका अधिकार है बेल को पाना। एक सेकंड रुकिए। ठीक है, बेलेबल ऑफेंसेस जो होते हैं वो ऐसे ऑफेंसेस होते हैं जहां पे जिस व्यक्ति का अरेस्ट हो रहा है उसका राइट होता है कि उसको बेल दी जाए।
इसी वजह से हम देख रहे हैं कि इस मजिस्ट्रेट को ये ताकत दी गई है, इस कमिश्नर ऑफ पुलिस को या डीएसपी को ये ताकत दी गई है कि अगर वो बेल देने के लिए तैयार है तो उसको छोड़ दे, क्योंकि छोड़ना ही पड़ेगा, ये उस व्यक्ति का अधिकार है। ऐसे ही अगर वारंट में ही प्रावधान है, जिस वारंट के तहत उसका अरेस्ट हो रहा है उसमें ही प्रावधान है कि अगर ये बॉन्ड ऑफ श्योरिटी दे तो इसको छोड़ दिया जाए, तो उसके अनुसार भी छोड़ देगा। अब एक सवाल आप सभी लोगों के दिमाग में आ रहा होगा और आना भी चाहिए, और वो खासकर होगा सेक्शन 71 के बारे में, क्योंकि इसका हमने जिक्र अभी पिछले सेक्शन में भी किया। आप सोच रहे होगे ये जो पुलिस वाला है जिसने अरेस्ट किया है लोकल लिमिट से बाहर जाके, ऐसी स्थिति में उस पुलिस वाले ने ही क्यों नहीं छोड़ दिया सेक्शन 71 के अनुसार, या फिर अगर वो बेलेबल ऑफेंस था तो उस पुलिस वाले ने ही क्यों नहीं छोड़ दिया? क्यों ये नौबत आई कि उसको एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने लेके जाया जा रहा है, या फिर क्यों नौबत आई ऐसी कि उसे कमिश्नर ऑफ पुलिस के सामने लेके जाया जा रहा है? तो समझिए बच्चे, ये जो हमारा सेक्शन 81 है जिसको हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ये दोनों सिनेरियोज में एप्लीकेबल होता है। चाहे किसी व्यक्ति का जो अरेस्ट है वो सेक्शन 78 के अनुसार हुआ हो या फिर 79 के अनुसार हुआ हो। अगर आप भूल गए हो तो मैं आपको याद दिला दूं, 78 में क्या हो रहा था, एक वारंट का एग्जीक्यूशन होना था लोकल लिमिट से बाहर, और वहां पे जो कोर्ट है जो वारंट इशू कर रहा है वो रिक्वेस्ट कर रहा था किसी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को, कमिश्नर ऑफ पुलिस को, कि वो उसके बिहाफ पे उस वारंट को एग्जीक्यूट करा लें अपनी लोकल लिमिट्स के अंदर। और 79 जिसको हमने आज ही पढ़ा है, वहां पे स्थिति क्या थी कि वो बोल रहा था किसी पुलिस वाले को ही कि आप बाहर किसी और की लोकल लिमिट्स में इस वारंट को जो है एग्जीक्यूट करा लो। तो जो ये मजिस्ट्रेट के सामने पेशी हो रही है, या फिर ये जो डीएसपी के सामने पेशी हो रही है, या फिर ये जो कमिश्नर ऑफ पुलिस के सामने पेशी हो रही है, ये हो सकती है बच्चे इसकी सेक्शन 78 के तहत हो रही हो, जहां पे उन लोगों ने ही उस कोर्ट की रिक्वेस्ट पे उस वारंट को एग्जीक्यूट कराया हो। तो हो सकता है दे आर दी फर्स्ट पीपल जिसके सामने उस व्यक्ति को पेश किया गया है, मतलब जिनका इंटरेक्शन हो रहा है उस आदमी से, तो इनके पास ऑप्शन है, उसको बेल पे छोड़ सकते हैं और सेक्शन 71 के प्रोविजंस को पूरा कर सकते हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि सिचुएशन सेक्शन 79 वाली हो और कोई पुलिस वाला उनको उसके सामने लेके आया हो। दोनों ही सिनेरियो में अगर ऑफेंस बेलेबल है तो इस मजिस्ट्रेट के पास, इस कमिश्नर ऑफ पुलिस के पास पूरी की पूरी पावर है उस व्यक्ति को बेल पे छोड़ दें, या फिर अगर सेक्शन 71 का प्रावधान है उसमें भी छोड़ दें। अगर जो पुलिस वाला है जिसने अरेस्ट नहीं किया है, हो सकता है कि किसी भी वजह से उसने बेल ना दी हो, या उसका उस व्यक्ति ने जिसका अधिकार था बेल मांगना उसने बेल ना मांगी हो, या फिर सेक्शन 71 के प्रोविजंस को पूरा ना हो पाया हो किसी भी वजह से। तो जब भी पेशी हो रही है मजिस्ट्रेट के सामने, उनके पास इन दोनों चीजों के बारे में अधिकारिकता है कि वो बेल भी दे सकते हैं और सेक्शन 71 के अंदर जो सिचुएशन प्रोवाइड की गई है उसके तहत भी किसी व्यक्ति को छोड़ सकते हैं। ये बच्चे सबसे पहली सिचुएशन। क्या हम इस बात को समझ पाए बच्चे? थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है पर क्या आप सभी लोग समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? यस सर। ठीक है, देखो दोबारा एक बार बस एक लाइन में बोल रहा हूं, ये जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, ये जो कमिश्नर ऑफ पुलिस है और ये जो डिप्यूटी सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस है, जब इस व्यक्ति के सामने पेशी हो रही है, जब पेशी करी जा रही है, इन लोगों के पास ये अधिकार है कि उस व्यक्ति को बेल पे छोड़ सकते हैं अगर वो बेलेबल ऑफेंस है, और उस व्यक्ति को सेक्शन 71 के अनुसार छोड़ सकते हैं अगर उस वारंट के अंदर सेक्शन 71 का प्रावधान है। तो बस इतनी सी बात है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब देखो अभी खत्म नहीं हुआ है। अगली क्या स्थिति है, अगर जो अपराध है वो बेलेबल ना होके नॉन बेलेबल है। ऐसा भी हो सकता है, अपराध तो कुछ भी हो सकता है, बेलेबल भी हो सकता है, नॉन बेलेबल भी हो सकता है। अब बेलेबल होगा तो हमने समझ लिया कि अगर बेलेबल है तो कोई परेशानी नहीं है, उसको छोड़ देगा ये एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या कमिश्नर ऑफ पुलिस या फिर डीएसपी। अगर वो अपराध नॉन बेलेबल है तो वैसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में बच्चे ये लॉफुल होगा किसके लिए, ध्यान से सुनिएगा, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के लिए। किसके अंदर, सेक्शन 437 के अंदर, या फिर सेशन जज के लिए कि जिनकी लोकल लिमिट्स के अंदर ये अरेस्ट की गई है
कि वो सारी स्थितियों को समझने के बाद, सारी जानकारी को कंसीडर करने के बाद अगर उन्हें लगता है कि ऐसे व्यक्ति को बेल दे देनी चाहिए, तो वो उस व्यक्ति को बेल तक दे सकते हैं। बड़ा ही महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं बच्चे मैं आपको। यहां पे स्थिति बिल्कुल बदल चुकी है और यहीं पे आपको बड़ा ध्यान देना है, बहुत ही बारीकी से समझना है जो मैं बोल रहा हूं। शुरू से समझो। सबसे पहले मैंने क्या बोला कि जो भी ये एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है या फिर जो भी ये डीएसपी है या फिर जो भी ये कमिश्नर पुलिस है, इसके सामने जब भी ऐसे व्यक्ति की पेशी करी जाएगी जिसको अरेस्ट किया गया है उनके लोकल लिमिट्स के अंदर, आमतौर पर वो इस व्यक्ति को फॉरवर्ड कर देंगे उस कोर्ट के सामने जिसके वारंट के तहत उस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया था। बड़ा आसान था, 1 सेकंड में हम समझ गए थे। फिर हमने इसकी पहली स्थिति समझी थी, पहला एक्सेप्शन समझा था। ये क्या स्थिति बता रहा था कि अगर सिचुएशन ऐसी है कि ये जो व्यक्ति है जिसको अरेस्ट किया गया है उनकी लोकल लिमिट्स के अंदर, ऐसी स्थिति में ये जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है या फिर ये जो डीएसपी है या फिर ये जो कमिश्नर ऑफ पुलिस है, अगर वो अपराध, जिस अपराध के लिए अरेस्ट किया गया उस व्यक्ति को, वो एक बेलेबल ऑफेंस है या फिर एक ऐसा वारंट है जिसमें सेक्शन 71 लागू हो रहा है, जिसमें लिबर्टी दे रखी है कोर्ट ने, जिसमें वारंट इश्यू किया है कि इसको छोड़ दिया जाए, इन दोनों ही स्थिति में ये जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, डीएसपी या सीपी, इनके पास अधिकार था कि वो बेल पे छोड़ सकते थे या सेक्शन 71 के अनुसार छोड़ सकते थे। उनके लिए जरूरी नहीं था कि उस व्यक्ति को उनको फॉरवर्ड करना ही करना है। यहां पे ये जो दूसरी स्थिति मैं आपको बता रहा हूं, ये बिल्कुल अलग है। यहां पे बात बच्चे ना ही एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की हो रही है, ना ही कमिश्नर ऑफ पुलिस की हो रही है, ना ही डीएसपी की हो रही है। यहां पे बात हो रही है बच्चे चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की, मतलब सीजेएम की, या फिर सेशन जज की। और ये जो सीजेएम है और ये जो सेशन जज है, ये कौन है? क्या ये वो कोर्ट है जिन्होंने वारंट इश्यू किया था? नहीं, ये वो कोर्ट है जिनकी लोकल लिमिट्स के अंदर से किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है। बड़ा ध्यान से समझिएगा, जिनकी लोकल लिमिट से किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है। ये जो हमारा जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, ये जो हमारा सेशन जज है, अगर वो अपराध, जिस अपराध के लिए उस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है, वो एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है, और नॉन बेलेबल ऑफेंस होने का मतलब क्या है? वो एक ऐसा अपराध है जिसमें बेल पाना उस व्यक्ति का अधिकार नहीं है। नॉन बेलेबल ऑफेंस का मतलब ये नहीं होता कि उसमें बेल मिलेगी ही नहीं, बस इतना सा फर्क है कि यहां पे बेल मिलेगी तभी अगर कोर्ट देना चाहेगा तो कोर्ट की मर्जी पे डिपेंड हो जाती है कि किसी व्यक्ति को बेल मिलेगी या नहीं मिलेगी। ऐसी स्थिति में ये जो सेशन जज है या फिर ये जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, जिसकी लोकल लिमिट्स के अंदर से किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जा रहा है, उनके पास ये अधिकार है कि वो ऐसे व्यक्ति को, अगर उन्हें सारी स्थिति को समझने के बाद, सारी सिचुएशन को समझने के बाद, सारी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करने के बाद, सारे डॉक्यूमेंट्स को देखने के बाद, अगर ऐसा लग रहा है उनको कि ऐसे व्यक्ति को बेल पे छोड़ देना चाहिए, तो वो ऐसे व्यक्ति को बेल पे छोड़ सकते हैं। बड़ा महत्वपूर्ण है इस बात को समझना। 1 सेकंड बच्चे, मैं बस अभी आऊंगा आप लोगों को, आपके लोगों के लिए ओपन करूंगा। ये जो ताकत है बेल पे छोड़ने की, अब आप पूछ रहे होगे कि ये जो इंफॉर्मेशन है, ये जो डिटेल है, कोर्ट जिसके आधार पर डिसाइड करेगा कि बेल देनी है या नहीं देनी है, वो कहां से आएगी, वो कहां से मिलेगी? बच्चे मैंने आपको बताया था कि एक हमारा सेक्शन 78 है, और सेक्शन 78 में कैसी परिस्थिति हम पढ़ रहे थे कि कोई भी जो वारंट का एग्जीक्यूशन अगर लोकल लिमिट से बाहर होना है, तो ना केवल वो वारंट, उस वारंट के साथ साथ जितनी भी जरूरी इंफॉर्मेशन है कि क्या अपराध हुआ है, किस परिस्थिति में हुआ है, अरेस्ट करना क्यों जरूरी है, जितनी भी डॉक्यूमेंट्स, जितनी भी जानकारी जरूरी होगी, वो सब की सब भेजी जाएगी।
तो वो जो जानकारी भेजी गई है वारंट के साथ सेक्शन 78 के सबसेक्शन 2 के अंदर, उनको आधार मानते हुए बच्चे, उनको आधार मानते हुए ये जो हमारा चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है या फिर ये जो हमारा सेशन जज है, ये उस व्यक्ति को बेल दे सकते हैं, भले ही वो अपराध नॉन बेलेबल ऑफेंस हो। अब बताइए बच्चे, क्या हम सभी लोग समझ पाए हैं? सवाल हैं तो क्या है इस पॉइंट के बारे में? सर लास्ट पॉइंट सर दोबारा रिपीट कर दीजिए। बाकी बच्चे क्या हम लोग समझ पाए हैं? यस सर, बट शॉर्ट समरी में क्लियर कर देंगे। हाँ वो मैं करूंगा, वो तो मेरी आदत है। बाकी बताओ, अभी जो मैंने बोला क्या स्ट्रक्चर समझ में आया कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ वो समझ में आया? यस सर जी बच्चे। सब बच्चे नेटवर्क बहुत खराब है आपके एंड पे, because above provision नहीं समझ में आ रहा आप क्या बोल रहे हो। आप बच्चे मैसेज टाइप करके देखो, शायद नेटवर्क का इश्यू है आपके एंड से। यूट्यूब पे बच्चे क्या सभी लोगों को ये वाला पॉइंट समझ में आ रहा है जो मैं बोल रहा हूँ? हाँ डिस्क्रीज बच्चे, नॉन बेलेबल ऑफेंस है मैं कह रहा हूँ। नॉन बेलेबल ऑफेंस में आपका बेल पाना अधिकार नहीं है, तो कोर्ट की मर्जी होती है। पर यहाँ पे दो बातें हैं, अगर इन दो बातों को आप समझ लिए तो आपको कोई परेशानी नहीं आएगी और आप समझ पाओगे। ठीक है, क्या क्या बातें हैं? बात यह है कि जो बेल दी जा रही है इस प्रावधान के अंदर, इस पॉइंट के अंदर, वो बेल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट नहीं दे रहा बच्चे, कमिश्नर ऑफ पुलिस नहीं दे रहा है, डीएसपी नहीं दे रहा है। ये बेल कौन दे रहा है? सेशन जज या फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ये पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट क्या है? ये जो सेशन जज है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, ये कौन है? क्या ये वही है जिन्होंने वारंट इशू किया था? नहीं, ये सेशन जज और जुडिशियल मजिस्ट्रेट वो हैं जिनके जुरिसडिक्शन के अंदर से, जिनकी लोकल लिमिट्स के अंदर से उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। हाँ, अब श्रेय का क्वेश्चन ये है कि सर ऐसा हुआ कैसे कि इस व्यक्ति को सेशन जज के पास भेज दिया गया या फिर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास ये सामने आए कैसे? क्योंकि हमने कोई भी अभी तक ऐसा प्रावधान नहीं पढ़ा कि किसी व्यक्ति का अगर अरेस्ट किया जा रहा है लोकल लिमिट से बाहर तो उसको वहां के लोकल सेशन जज के सामने पेश करना है या फिर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है। ऐसा तो हमने कहीं नहीं पढ़ा। हमने एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के बारे में पढ़ा था, हमने जो है कमिश्नर ऑफ पुलिस के बारे में पढ़ा था, हमने डीएसपी के बारे में पढ़ा था। बड़ा अच्छा रिलेवेंट क्वेश्चन है। इसका बच्चे बस एक छोटा सा आंसर है, प्रक्रिया पे बेस्ड है, प्रोसीजर पे बेस्ड है। बच्चे जब भी देखो, दोनों ही स्थितियों को याद रखो अपने दिमाग में ना, पूरी धागा बना लो, पूरी पिक्चर बना लो। चाहे सेक्शन 78 रहा हो, जब कोर्ट सीधे सीधे रिक्वेस्ट कर रहा था किसको? इस कमिश्नर ऑफ पुलिस को, डीएसपी को या फिर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को कि वो उनके बिहाफ पे वारंट एग्जीक्यूट करा ले। चाहे किसी कोर्ट ने किसी पुलिस वाले को भेजा हो इसी काम करने के लिए, दोनों ही स्थिति में ये जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, ये जो कमिश्नर ऑफ पुलिस है, ये जो डीएसपी है, इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है क्योंकि पेशी उनके सामने होनी है। अब जब पेशी होती है ना इन लोगों के सामने बच्चे, अगर वो बेलेबल ऑफेंस होता है या फिर ऐसी सिचुएशन होती है जहां पे सेक्शन 71 लागू हो रहा है, मतलब वारंट में ही छोड़ने वाली बात है, अगर इन दोनों में से कोई स्थिति होती है तो ये जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, ये जो आपका कमिश्नर ऑफ पुलिस है, ये जो डीएसपी है, ये अपने ही लेवल तक उस स्थिति को संभाल लेते हैं और उसे छोड़ना होता है तो छोड़ देते हैं। पर बच्चे अगर वो अपराध, जिस अपराध के लिए अरेस्ट किया गया है, वो एक नॉन बेलेबल अपराध होता है और किसी भी नॉन बेलेबल ऑफेंस में बेल ऐसे ही कोई भी नहीं दे सकता। मैंने बोला ना, बेल पाना अधिकार तो है नहीं। नॉन बेलेबल ऑफेंस में केवल और केवल कोर्ट ऑफ लॉ, न्यायालय के पास ये पावर है कि वो किसी व्यक्ति को बेल दे सकते हैं। ऐसी स्थिति में जब भी कोई व्यक्ति को पेश किया जाएगा इस एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने या कमिश्नर ऑफ पुलिस के सामने या डीएसपी के सामने, जिसने कोई नॉन बेलेबल ऑफेंस किया था, ऐसी स्थिति में ये जो तीन लोग हैं उसको रेफर कर देते हैं किसके सामने? उस जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने या फिर सेशन जज के सामने, जिनकी लोकल लिमिट से उस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है। और वहां पे इस व्यक्ति की, जिसका अरेस्ट हुआ है,
पूरा पूरा अधिकार होता है कि अगर वो उस बेल को क्लेम करना चाहता है तो बेल को क्लेम कर सकता है। और अगर वो बेल को क्लेम करता है तो सारी जानकारी जितनी भी कोर्ट के सामने मौजूद है, इस सेशन जज के सामने, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने, उसी के आधार पर वो उसको बेल देते हैं या फिर नहीं देते हैं। क्या हम सभी लोग समझ पा रहे हैं बच्चे? क्लियर है सभी लोगों को? Yes, sir, all clear. हाँ, अभी और Yes, sir, clear. अभी और डिटेल में जाएंगे बच्चे। अभी एक और पॉइंट है, जैसे वो पॉइंट भी जुड़ जाएगा फिर कहानी पूरी हो जाएगी। जो एक दो इफ एंड बट्स है, मैंने आस्था आपका क्वेश्चन देख लिया है। हाँ कृष्णा, आपका भी देख लिया है क्वेश्चन, मैंने सारे देख लिए हैं। अब देखो तीसरा, देखो पॉइंट, ये जो आखिरी क्लैरिफिकेशन है ये बड़ा ही लॉजिकल है और बड़ा ही सीधा है। वैसे इसमें कुछ भी ऐसी बात नहीं है जिसमें कुछ बहुत बड़ा साइंस हो। मैं बस इतना सा कह रहा हूं कि कभी ऐसी स्थिति ना हो बच्चे कि आप इस वाली स्लाइड में, इस वाले प्रोवाइजो में, जिसमें ये जो आपका एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, ये जो आपका सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है, या फिर ये जो कमिश्नर है, इसको जो ताकत दी गई थी कि वो सेक्शन 71 के अंदर छोड़ सकते हैं, कहीं आप इस वजह से ये ना समझ लो कि जिस पुलिस वाले ने उसको अरेस्ट किया है उसके पास ये ताकत नहीं है। ऐसा नहीं है। ये जो आखिरी क्लैरिफिकेशन है ये केवल इस बारे में है कि जो पुलिस वाला अरेस्ट कर रहा है असल में जाके उस पुलिस वाले के पास भी पूरी की पूरी ताकत है सेक्शन 71 के अंदर। अगर किसी वारंट में सेक्शन 71 का प्रावधान है और उसमें लिखा हुआ है कि अगर ये रिक्वायरमेंट्स पूरी होती हैं तो उस व्यक्ति को छोड़ देना चाहिए, तो वो पुलिस वाला भी उस व्यक्ति को छोड़ सकता है। तो किसी भी तरीके से ये जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की ताकत है या फिर ये जो हमारी डीएसपी की ताकत है या कमिश्नर ऑफ पुलिस की ताकत है किसी व्यक्ति को 71 के अंदर छोड़ने की, उससे किसी भी पुलिस वाले की ताकत किसी व्यक्ति को छोड़ने की कम नहीं हो जाती। सेक्शन 71 के अंदर पुलिस वाले भी छोड़ सकते हैं। देखो ये सब तो बच्चे ट्रिक्स होती हैं बच्चों को कंफ्यूज करने की, ठीक है? वैसे ऐसी कोई बात नहीं थी, बड़ी सीधी सी बात थी। अब देखो पूरा सेक्शन में एक साथ बोल रहा हूं, आपको एक साथ समझा रहा हूं, उसको पॉइंट बाय पॉइंट समझते चलना, क्लैरिफाई करते चलना, फिर एक बार देखेंगे कि कौन सा सवाल बचा है, फिर उसको टैकल करेंगे। पहले एक बार पूरी कहानी को समझ लो, ठीक है? मैं क्या कह रहा हूं, हमारा जो सेक्शन 81 का कानून है वो ये कह रहा है कि जब भी किसी व्यक्ति की पेशी, अभी हमने पढ़ी ना सेक्शन 80 के तहत कहां पे लेके जाना है उसको, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास लेके जाना है, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास लेके जाना है, या कमिश्नर ऑफ पुलिस के पास लेके जाना है। जब भी वो पेशी सेक्शन 80 के अनुसार होगी तो ये जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है या डीएसपी या कमिश्नर ऑफ पुलिस है, उनकी ये जिम्मेदारी है बच्चे, वो बाउंड है, उनकी ये जिम्मेदारी है कि ऐसे व्यक्ति को उन्हें कहां पे फॉरवर्ड कर देना है, उस कोर्ट के सामने जिस कोर्ट ने उन लोगों के खिलाफ वारंट इश्यू किया था। ये तो बड़ा आसान सा है, सिंपल सा है। अगर ये सेक्शन यहीं खत्म हो जाता तो कितना अच्छा रहता, पर नहीं, दाव पेच है आगे। पहला दाव पेच क्या है, पहला कंफ्यूजन क्या है, कंफ्यूजन नहीं बोलेंगे, अब तो नहीं रहना चाहिए। पहला भाग क्या है हमारी कहानी का? पहला भाग ये है कि अगर ये जो व्यक्ति है जिसको इस एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या डीएसपी या कमिश्नर ऑफ पुलिस के सामने लेके आया जा रहा है, इसने जो अपराध किया है, जिस अपराध के लिए उसका अरेस्ट हुआ है उस वारंट के तहत, अगर वो एक बेलेबल ऑफेंस है या फिर उस वारंट में सेक्शन 71 के अनुसार उस व्यक्ति को छोड़ने की बात की गई है, ऐसी स्थिति में ये जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है या डीएसपी है या कमिश्नर ऑफ पुलिस है, इसके पास ये पावर है कि उस व्यक्ति को बेल दे सकते हैं या फिर सेक्शन 71 के अंदर छोड़ सकते हैं। बस इतनी सी बात है। जो हमारी कहानी का दूसरा भाग है वो ये कहता है, अगर वो अपराध नॉन बेलेबल ऑफेंस है, अगर सिचुएशन ऐसी है कि वो एक अपराध नॉन बेलेबल है, तो अगर नॉन बेलेबल है तो वहां पे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की या डीएसपी की या कमिश्नर ऑफ पुलिस की जो पावर है छोड़ने वाली, वो खत्म हो जाती है, क्योंकि नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में बेल केवल और केवल कोर्ट दे सकता है। तो यहाँ पे हमको क्या याद रखना है, यहाँ पे दो लोग, नए लोग पिक्चर में आते हैं। कौन कौन आता है? जुडिशियल मजिस्ट्रेट आता है पिक्चर में, सीजीएम चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट आता है पिक्चर में, और सेशन कोर्ट आता है पिक्चर में।
और कौन सा सीजेएम है और कौन सा सेशन जज है जिसकी लोकल लिमिट्स के अंदर से उस व्यक्ति को असल में अरेस्ट किया गया है। ये जो दो लोग हैं, जितनी भी जानकारी भेजी गई थी उस वारंट के साथ, सेक्शन 78 के क्लॉज 2 के अंदर, सेक्शन 78 के क्लॉज 2 के अंदर जो भी जानकारी भेजी गई थी वारंट के साथ, उस सब जानकारी के आधार पर अगर वो बेल देना चाहें तो उस व्यक्ति को बेल दे सकते हैं। तो कहने का मतलब है यहां पे एक तरीके की सिमेट्री क्रिएट करने की कोशिश की गई है उस कोर्ट में जिसने वारंट इशू किया है और इस कोर्ट में जहां से उस व्यक्ति का अरेस्ट हो रहा है, कि इन लोगों को भी यह अधिकार दिया गया है कि नॉन बेलेबल ऑफेंस में भी वो चाहें तो बेल दे सकते हैं। अब यहां पे जैसा कि बच्चे ने पूछा, सर ये सिचुएशन आई कैसे कि हम कोर्ट के सामने क्यों आ गए, तो प्रोसीजर का पार्ट है बच्चे, लिखा नहीं है बट दैट इज द पार्ट ऑफ प्रोसीजर, कि आमतौर पर जब नॉन बेलेबल ऑफेंस का या नॉन बेलेबल अपराध होता है तो ऐसे व्यक्ति को जो हमारा जहां से उसका अरेस्ट हुआ है उसके सामने पेश कर देते हैं, और वहां पे अगर बेल की डिमांड होती है तो उस हिसाब से, उस सिचुएशन के हिसाब से डील कर लिया जाता है। ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट क्या है, हमारे पहले पॉइंट के अंदर ये जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या डीएसपी या कमिश्नर ऑफ पुलिस को ताकत दी गई है कि वो सेक्शन 71 के अंदर किसी व्यक्ति को छोड़ सकते हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि जो पुलिस वाला है जिसने असल में अरेस्ट किया है उसके पास ये ताकत नहीं है, उसके पास भी ये ताकत है और वो सेक्शन 71 के अंदर रिक्वायरमेंट्स को पूरी करते हुए वो भी व्यक्ति को छोड़ सकता है। ठीक है, ये हमारी पूरी स्थिति है। अब मैं समझ पा रहा हूं कि अगर कहीं पे भी थोड़ा सा भी अगर आपके दिमाग में कंफ्यूजन है, वो होगा सेकंड पॉइंट के बारे में, जहां पे मैंने आपको बताया कि रोल आ जाता है किसका, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट का या फिर हमारे डिस्ट्रिक्ट जज का। यहां पे हमको बस एक पॉइंट को समझना है बच्चे, वहां से आपकी सारी कड़ियां जुड़ जाएंगी। जितने भी आपके सवाल हैं, सर ये बीच में कोर्ट कहां से कूद पड़ा, बच्चे याद करो, एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कानून है जिसके हमारी संविधान के अंदर तक बात करी गई है, और वो क्या कानून है, वो ये कानून है कि किसी भी व्यक्ति का अरेस्ट अगर हुआ है तो उस व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर आपको नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा। मानिए ऐसी स्थिति हो गई है कि जिस कोर्ट ने वारंट को इशू किया है वो कोर्ट बहुत दूर है, मानो किसी दूसरी स्टेट में। अगर ऐसी सिचुएशन है, क्योंकि मैंने बताया वारंट तो पूरे भारत में कहीं भी एग्जीक्यूट हो सकता है, मानो बॉम्बे का वारंट कैलकाटा में एग्जीक्यूट हो रहा है, ऐसी स्थिति में पॉसिबल नहीं है कि उसको मजिस्ट्रेट के सामने लेके जाया जा सके 24 घंटे के अंदर। और बात केवल बच्चे 24 घंटे की नहीं है, मैंने एक बात भी आपको बार बार एम्फेसाइज की है, कानून ये नहीं है कि किसी व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने लेके जाना है। कानून ये है कि किसी भी व्यक्ति को जिसका अरेस्ट हुआ है जल्दी से जल्दी मजिस्ट्रेट के पास लेके जाना है, जल्दी से जल्दी, और मैक्सिमम लिमिट है 24 घंटे। ऐसी स्थिति में भी एक ऑप्शन ये क्रिएट होता है कि ऐसी स्थिति हो सकती है कि किसी व्यक्ति का वारंट के तहत अरेस्ट तो कर लिया है पर उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना जरूरी है इस कानून के अनुसार। और अगर किसी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया है और उस व्यक्ति ने नॉन बेलेबल ऑफेंस किया है और वो डिमांड करता है कि उसे बेल दी जाए, तो उस कोर्ट के पास पावर है, अगर सारी स्थिति को देख के लग रहा है कि उसे बेल मिल जानी चाहिए तो बेल दे सकता है। खत्म बात। क्लियर है बच्चे हम सभी लोगों को? यस बोल देंगे सभी लोग? Yes, sir, all clear. Yes, sir, all clear. अब सारे डॉट्स क्लियर हो गए, अब तो कोई डाउट नहीं रहा सेक्शन 81 में। Doubt. No, यूट्यूब पे बच्चे अब एक बार सभी लोग वाई टाइप कर दो बच्चे, सब कुछ ठीक है तो। ठीक है चलो, ठीक है। अब बच्चे ये जो हमने प्रोविजंस पढ़े, इसी प्रोविजंस के साथ जो हमारी वारंट के रिगार्डिंग जो कानून है वो खत्म होता है, और आप सभी देख पा रहे हो एक सबसे खतरनाक सेक्शन के साथ हमने खत्म किया है। पर अच्छी खबर ये है
कि हम लोगों को जो स्टोरी है, जो कहानी है, वो समझ में आ गई है। बस बच्चे कभी भी इस कहानी को मत भूलना। फिर से आप वही गलती मत करना कि स्टोरी को भूल के डायरेक्ट उसी काले शब्दों पे आ जाओ जो आपके बेयर एक्ट में लिखे हुए हैं, क्योंकि वो आपको बहुत घुमाएंगे। हर एक प्रोविजन को, हर एक सेक्शन को, ये जो स्टोरी क्रिएट की जा रही है ना सेक्शंस के अंदर, उन स्टोरी के तहत याद रखना बड़ा आसान हो जाता है, काम बहुत इजी हो जाता है। अब बच्चे, जब वारंट की बात खत्म होती है तो एक केस है जो मैं आपको आज पढ़ाना चाहूंगा। बड़ा अच्छा केस है, बड़ा इंटरेस्टिंग केस है, और ये एक ऐसा केस है जो कई जगह पे इस्तेमाल किया जा सकता है। लिमिटेड केस नहीं है, आप इसकी एप्लीकेशन कई भी जगह पे कर सकते हो। बस ये है कि आप प्रिंसिपल सही से अप्लाई करो। और वो प्रिंसिपल क्या है, मैं कोशिश करूंगा कि जितना क्लियरली मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊं उतना क्लियरली करूं। मैं बात कर रहा हूं बच्चे इंदर मोहन गोस्वामी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तरांचल केस की। ये बच्चे हमारे 2007 का केस है, सुप्रीम कोर्ट का केस है। ठीक है, इस केस में जो कहानी है बड़ी ही इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनिएगा बच्चे। बच्चे, एक पंडित मदन मोहन मालवीय जी थे, काफी रिस्पेक्टेड पर्सन रहे हैं हमारी इंडियन हिस्ट्री में। इन्होंने एक सनातन धर्म नाम की सभा खोली थी बच्चे पंजाब में। ठीक है, फिर क्या हुआ, ये जो सभा है इसका काम क्या था? इसका काम था मंदिर खोलना, लोगों की सेवा करना, बच्चों के लिए स्कूल खोलना, मतलब हमारे भारतीय समाज में इंप्रूवमेंट लाने के लिए, हमारे भारतीय समाज का डेवलपमेंट करने के लिए इस सभा को बनाया गया था। अब बहुत साल हो गए हैं, सभा अच्छे से काम कर रही है। अब ये जो सभा है इसने डिसाइड किया कि जो गंगा रिवर है, गंगा रिवर के पास एक अच्छा सा आश्रम बनवाना है हमको हरिद्वार में। ठीक है, इन लोगों ने अखबार में एक एडवर्टीजमेंट निकाला और उस एडवर्टीजमेंट में इन्होंने बिट्स मंगाए लोगों से कि अगर कोई व्यक्ति उनके लिए, उनका ये जो गंगा नदी के तट पर उनका अगर आश्रम बना दे, उनके लिए घाट डेवलप कर दे, तो उसके बदले में उनके पास पैसे तो नहीं है ज्यादा देने के लिए, वो अपनी जमीन का 13.5 बीघा का टुकड़ा, ये जो पूरी लैंड है बच्चे 26 बीघा की है, इस 26 बीघा में से ये 13.5 बीघा इस व्यक्ति को दे देंगे जो भी उनके लिए वो कंस्ट्रक्शन का काम करेगा। ठीक है, पैसे नहीं दे रहे हैं, अपनी जमीन का एक टुकड़ा दे रहे हैं। और ऐसे करके इन्होंने न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट निकाला। ये बड़ा कॉमन है बच्चे, ऐसे आप सरप्राइज मत होइएगा, ये बड़ी कॉमन चीज है। ठीक है, अगर ऐसा है, क्या हुआ फिर आगे? कई कई सारी बिट्स आई। ठीक है, अब एक व्यक्ति है जो जिसके खिलाफ आज केस चल रहा है, उसको हम रेस्पोंडेंट नंबर 3 बोलेंगे बच्चे। ये जो व्यक्ति है, इसने ये जो उनके बिहाफ पे जो सभा है उसके लिए घाट बनाई, उसके लिए कंस्ट्रक्शन किया, और सभा ने भी अपनी प्रॉमिस को रखते हुए इस व्यक्ति के फेवर में जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी को एग्जीक्यूट कर दिया। जैसे ही कंस्ट्रक्शन का काम हुआ 13 दिसंबर 1996 को उसके फेवर में जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी कर दिया। जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी कर दिया मतलब एक तरीके से लैंड के ऊपर कंट्रोल दे दिया इस व्यक्ति को। ठीक है, तो जो प्रॉमिस था उस प्रॉमिस को पूरा कर दिया, कोई परेशानी नहीं है, सब कुछ अच्छा चल रहा है अभी तक। फिर क्या हुआ, ये जो व्यक्ति है जिसने ये कंस्ट्रक्शन किया है घाट का, इसने बोला कि जो बाकी की भी जगह है आश्रम की, आप वो जमीन भी मुझे बेच दो, मैं उसको खरीदने में इंटरेस्टेड हूं और मैं उसका अच्छा खासा दाम दे दूंगा। सभा को लगा कि चलो ये अच्छा है, अगर ये जमीन खरीदना चाहता है तो चले, कोई बात नहीं। तो ये जो व्यक्ति है इसने 4 लाख रुपए दिए। जो प्रॉमिस था, जो कंस्ट्रक्शन के बदले देना था, वो तो 13 बीघा था। 13 बीघा के बारे में तो बच्चे पावर ऑफ अटॉर्नी कर दिए। ठीक है, उसका कोई टेंशन नहीं है। जो बाकी की जगह है, जो बाकी का एरिया बचा हुआ है, उसको खरीदने के लिए इस व्यक्ति ने सभा को कितने पैसे दिए? पहले तो 4 लाख रुपए दिए एडवांस। ठीक है, और 4 लाख रुपए देने के बाद कितना बैलेंस बचता था? 10 लाख रुपए का, 10,10,650 रुपए का बैलेंस बचता था, जो इस व्यक्ति को 31 मार्च 1997 तक देना था। ठीक है, 4 लाख रुपए दे दिए, 10 लाख और देने थे बचे हुए जमीन के लिए। ठीक है, पर ये जो व्यक्ति है इसने 10,10,650 रुपए पे नहीं दिए उसने। ऐसी स्थिति में क्या हुआ,
जो सभा है, असल में क्या हुआ, सभा को एक दिन पता चला ये जो व्यक्ति है ये बड़ा ही धोखेबाज किस्म का आदमी है। इसने क्या किया, किसी एक दूसरे व्यक्ति को सभा की जितनी भी सारी जगह थी, ना केवल वो 13.5 बीघा जिसके बारे में इसके फेवर में पावर ऑफ अटॉर्नी करी थी सभा ने, बल्कि जो बाकी की भी जगह थी जिसको ये खरीदना चाह रहा था पर इसने खरीदा नहीं क्योंकि पैसे नहीं दिए, पूरी की पूरी जगह किसी और व्यक्ति को बेचने लगा, ये दिखाते हुए कि ये उस जमीन का मालिक है। जैसे ही सभा को ये बात पता चली कि लोगों के साथ फ्रॉड हो रहा है, इन्होंने क्या किया, ये जो जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी करी थी इस 13 बीघा वाले लैंड के लिए इस व्यक्ति के फेवर में, उस जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, कैंसिल कर दिया उस जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी को, जिससे कि वो पूरी की पूरी जमीन इनकी बनी रहे, किसी भी तरीके की कोई धोखेबाजी ना हो पाए। ये भी समझ में आ गया कि उसने बदमाशी दी तो सभा ने भी सबक सिखा दिया इसको। ठीक है, सभा ने कैंसिल कर दी। अब क्या हुआ, ये जो व्यक्ति है जिसकी पावर ऑफ अटॉर्नी कैंसिल हो गई, इसने क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल कर दी बच्चे। जो हमारा स्टेशन हाउस ऑफिसर था, उस हाउस ऑफिसर के पास, पुलिस वाले के पास कंप्लेंट फाइल करके इन सभा के व्यक्तियों के खिलाफ, जो भी सभा के प्रेसिडेंट थे, जो भी सेक्रेटरी थे, उन सब के खिलाफ क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल कर दी। और क्या बोल रहा है कि इन लोगों ने हमारे साथ क्या की है, 420 की है, फोर्जरी करी है, फ्रॉड किया है, फोर्जरी करी है। उस आधार पे इन लोगों ने क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल कर दी। और बच्चों बात इतनी बढ़ गई कि कोर्ट ने, जिसके पास ये केस गया इस कंप्लेंट के आधार पर, कोर्ट ने ये जो सभा के लोग थे, प्रेसिडेंट थे, सेक्रेटरी थे, उनके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट इशू कर दिए। उनका अरेस्ट करने के लिए नॉन बेलेबल वारंट इशू कर दी। अब इतनी बात बढ़ गई बच्चे, बढ़ते बढ़ते बात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि नॉन बेलेबल वारंट इशू हो गए। अब ये जो सभा के प्रेसिडेंट थे, ये जो लोग थे, ये डर गए। इन्होंने कहा ये क्या हो रहा है। ये लोग भागे बेचारे हाई कोर्ट के सामने, और हाई कोर्ट से इन्होंने रिक्वेस्ट किया कि ये जो क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल करी गई है इनके खिलाफ, उसको खत्म करो, उसको क्वेश करो, ये गलत है। और ये हमें ही खुद ही धोखेबाजी कर रहा था, खुद ही हमारी पूरी जमीन बेचने की कोशिश कर रहा था किसी और को, और खुद ही हमारे खिलाफ क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल करके हमें अरेस्ट करा रहा है। ये कह रहे थे कि हम पे प्रेशर बना रहा है, ये क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल करके हमें धमका रहा है, हमें डरा रहा है कि मेरी सारी की सारी जमीन मुझे दे दो, वरना मैं तुम्हें जिंदगी भर जेल में सड़ाऊंगा। इस आधार पर ये पूरी लड़ाई झगड़ा होते होते बात पहुंची बच्चे सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट के सामने मेजर 2 सवाल उठे। क्या ये जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग शुरू करी गई थी सभा के खिलाफ, क्या ये जस्टिफाइड थी? क्या ये मान सकते हैं कि ये जरूरी थी? या फिर जो नॉन बेलेबल वारंट इशू कर दिए थे कोर्ट ने इन सभा के मेंबर्स के खिलाफ, क्या वो जरूरी थे? इन 2 बातों पे सवाल उठ रहा है। आप देख पा रहे होंगे बच्चे, सारे सिनेरियो को समझ के, सारी सिचुएशन को समझ के, सारी कहानी को देखते हुए, कि यहाँ पे किसी पर्टिकुलर सेक्शन पे सवाल नहीं उठ रहा है। यहाँ पे सवाल उठ रहा है कोर्ट की समझदारी के ऊपर, कि कोर्ट जो किसी क्रिमिनल केस की कॉग्निजेंस ले रही है वो कितनी समझदार है। क्या उसने वेरीफाई किया, जानने की कोशिश करी कि यहाँ पे कोई क्रिमिनल केस बन भी रहा है या नहीं? और इस हद तक वो चले गए कि उन्होंने किसी व्यक्ति के खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट इशू कर दिया। क्या ऐसी स्थिति तक जाना जरूरी था, या कोर्ट के सामने ऐसा क्या था जिसको उसे लगा कि मैं नॉन बेलेबल वारंट को इशू करना चाहिए? तो बड़ी ही समझदारी पे क्वेश्चन हो रहा है लोकल कोर्ट्स की। सुप्रीम कोर्ट तक बात पहुंच गई। तो आप समझ पा रहे होंगे कि सारे जजेस का गला सूख गया होगा जिन्होंने भी ये चीजें करी है। अब हुआ जो भी हुआ, पर हम जैसे स्टूडेंट्स के लिए बड़ा अच्छा मौका हो गया कि कानून क्या कहता है, हमको कानून कैसे समझना है, प्रैक्टिकलिटीज क्या है। ठीक है, कहानी वही रिपीट करी गई, पूरी कहानी बताई गई सुप्रीम कोर्ट को। ये जो सभा के लोग हैं इन्होंने बताया कि जो पावर ऑफ अटॉर्नी है उसको कैंसिल कर दिया गया था, और केवल कैंसिल नहीं किया था, कैंसिल करने से पहले हमने इस रेस्पोंडेंट को बताया कि हम तेरी पावर ऑफ अटॉर्नी कैंसिल कर देंगे। इसे पूरा मौका दिया कि तू अपनी बच्चे ये गलतियां ना कर, बदमाशी ना कर। और जो बाकी का एरिया है 13.5 बीघा वाली जो बात है, उसके बारे में भी बोला कि हमने तो इसको बहुत मौके दिए, असल में तो इसे पैसे 31 मार्च तक देने थे,
बल्कि इसने इसको एक्सटेंड करवा करवा के इसने पैसे दिए ही नहीं हमको, तो हम इसको कैसे दे देते बाकी की जमीन। तो ये जो सभा वाले लोग हैं वो कह रहे हैं कि ये जो व्यक्ति है ये एक ऐसा व्यक्ति है जो अपनी ही गलतियों का, अपनी ही बदमाशियों का फायदा उठा रहा है और हम पे इस क्रिमिनल केस का दबाव बना रहा है। आपने इस बात को कई बार सुना होगा प्रैक्टिकली, अगर थोड़ी भी आप सोसाइटी के बारे में जानकारी रखते हो या अखबार पढ़ते हो, आपने देखा होगा कई लोग क्रिमिनल केसेस को एज अ प्रेशर यूज करते हैं लोगों के खिलाफ, लोगों को ब्लैकमेल तक करते हैं कि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपके खिलाफ फलाना फलाना केस फाइल कर देंगे। होता है, जैसे हम 498A का एग्जाम्पल पढ़ रहे थे, ऐसा होता है। रेप के बारे में ऐसी सिचुएशन बहुत ज्यादा आ जाती है, फोर्जरी फ्रॉड के बारे में भी ये स्थिति बहुत ज्यादा बनती है। तो ऐसा ही कुछ यहां पे हो रहा है। सभा वाले कह रहे हैं कि इस केस में कोई भी सच्चाई नहीं है, ये व्यक्ति खुद गलती पे है, इसने ना पैसे पे करे तो इसको क्यों दे बाकी की जमीन। और जहां तक जमीन 13.5 बीघा वाली की है, हमने पावर ऑफ अटॉर्नी अपनी मर्जी से नहीं करी। अरे ये हमारी सारी की सारी जमीन बेच दे रहा था किसी और व्यक्ति को उस पावर ऑफ अटॉर्नी के आधार पर, लोगों को उल्लू बना रहा था, इसलिए हमको कैंसिल करनी पड़ी। अगर हम इस पावर ऑफ अटॉर्नी को कैंसिल नहीं करते तो ये किसी बेचारे सीधे साधे व्यक्ति को उल्लू बना के पैसा खा जाता और हमारी भी जमीन रिस्क में आ जाती और उस व्यक्ति का भी नुकसान हो जाता। तो हमको करना पड़ा और इस आधार पे ये कह रहा है कि हमने फ्रॉड किया है और पुलिस वालों ने उसको स्वीकार भी कर लिया, कोर्ट ने भी स्वीकार कर लिया, नॉन अवेलेबल वारंट इशू कर दिए। तो ये स्थिति है, बड़ी ही अटपटी सी सिचुएशन है कोर्ट के सामने। ठीक है, सभा ने कहा कि ये जो बची हुई जमीन थी जो ये व्यक्ति खरीदने में इंटरेस्ट दिखा रहा था, हमने उस व्यक्ति को उस जमीन को हम समझ गए थे कि बड़ा डेंजर है, ये खतरनाक टाइप का आदमी है, तो एक सुनील कुमार नाम का व्यक्ति है, उस व्यक्ति को हमने बेच दी जमीन अपनी। ठीक है, टेंशन ही खत्म हो गई, जो भी बची हुई जमीन थी वो हमने उसको बेच दी और ये जो 13.5 बीघा है जो इसके फेवर में पावर ऑफ अटॉर्नी है, उससे हमें कोई परेशानी नहीं थी, हमने बस कैंसिल इसलिए करी क्योंकि ये खुद बदमाशी कर रहा था, इसलिए करी थी। ठीक है, अब देखो कोर्ट क्या कह रहा है। कोर्ट कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, ये जो क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन है, मतलब कोई भी जो क्रिमिनल केस होता है, इसको कभी भी किसी भी व्यक्ति के हरासमेंट का इंस्ट्रूमेंट नहीं बनने देना है, किसी व्यक्ति को हरास करने का तरीका नहीं बनने देना है। हमें हमेशा देखना है कि कोई भी केस फाइल हो रहा है, क्या वो कोई व्यक्ति अपने प्राइवेट इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए तो नहीं कर रहा है। हमें समझना है कि क्रिमिनल लॉ का पर्पस क्या है। क्रिमिनल लॉ का पर्पस है जो लोग समाज के खिलाफ अन्याय कर रहे हैं, समाज के खिलाफ अपराध कर रहे हैं, उनको सजा दी जाए। पर अगर कभी भी किसी भी सिचुएशन की वजह से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कोई व्यक्ति इस क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन का इस्तेमाल कर रहा है समाज के खिलाफ अपराध करे हुए लोगों को सजा दिलवाने के लिए नहीं, बल्कि अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए या दूसरे लोगों पे प्रेशर बनाने के लिए, इस बात का हमें बड़ा ध्यान रखना है। और कोर्ट को यह देखना है कि केवल वो चीज नहीं जो डॉक्यूमेंट्स पे उनके सामने लिखी हुई है, उनको देखना है कि उस व्यक्ति का मोटिव क्या है। जो व्यक्ति क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन को इनिशिएट कर रहा है उसका मोटिव क्या है, क्यों आया है वो कोर्ट के सामने, क्या वो ऑनेस्ट है या नहीं। अब यहां पे सवाल ये उठता है कि कोर्ट को कैसे पता चलेगा कि कोई व्यक्ति ऑनेस्ट है या नहीं। यहां पे कोर्ट ने बोला, कोर्ट की ये जिम्मेदारी है हर एक स्टेज पे कि वो दोनों तरफ की कहानी को सुने और समझे। ना ही पुलिस वालों ने जिन्होंने क्रिमिनल कंप्लेंट को एक सेकंड में फाइल कर लिया, ना ही उन्होंने जानने की कोशिश करी कि इन सभा वाले लोगों का क्या कहना है, ना ही कोर्ट ने जिसने पहले ही स्टेप में नॉन अवेलेबल वारंट इशू कर दिए ये जानने की कोशिश करी कि असल में ये करना जरूरी भी है या नहीं। जब तक आपको पूरी कहानी पता ही नहीं है और आप इतने सीरियस स्टेप पे स्टेप लिए जा रहे हो, दैट मीन्स कि आप नहीं समझ पा रहे हो कि किसी भी व्यक्ति का कोई भी मोटिव हो सकता है, कोई भी सिचुएशन हो सकती है। आपको केवल कहानी की एक तरफ का पार्ट पता है, आपने जानने की कोशिश ही नहीं करी कि उसका दूसरा पहलू क्या है। दूसरा व्यक्ति कोई पावर ऑफ अटॉर्नी कैंसिल कर रहा है
तो आपने ये कैसे प्रिज्यूम कर लिया कि वहां पे धोखाधड़ी ही हो रही है, वहां पे फ्रॉड ही हो रहा है? आपने क्या स्टेप लिया ये जानने के लिए कि उसके पीछे रीजन क्या है, व्हाट इज द लॉजिक, ऐसा व्यक्ति कोई क्यों कर रहा है? एक और बात थी बच्चे, मैंने आपको बताया जो बाकी की जमीन थी, उस बाकी की जमीन के लिए इस व्यक्ति ने एडवांस दिए थे 4 लाख रुपए, उसको बोलते हैं बच्चे टोकन अमाउंट। और जिस एग्रीमेंट के आधार पर वो 4 लाख रुपए इस व्यक्ति ने दिए थे, उस एग्रीमेंट में साफ साफ लिखा था अगर आपने इस जमीन को नहीं खरीदा या फिर बाकी के पैसे नहीं दिए इतनी फलानी फलानी डेट तक, 31 मार्च 1997 तक, तो आपकी ये जो 4 लाख रुपए हैं वो भी जब्त हो जाएंगे। और वही हुआ, सभा ने नहीं वापस करे वो 4 लाख रुपए। और क्यों करे, उसका अधिकार है उनको जब्त करना। तो उन 4 लाख रुपए को भी आधार बताया गया था इस क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन में। तो क्या कोर्ट ने जानने की कोशिश करी कि उन 4 लाख की कहानी क्या है? नहीं। और सीधे ही सीधे कितना खतरनाक स्टेप ले लिया कि नॉन बेलेबल वारंट इशू कर दिए। ऐसी सिचुएशन में क्या करना पड़ेगा? कोर्ट ने बोला कि हमेशा आपको एक ऐसी अप्रोच फॉलो करनी है जो नीचे से ऊपर जाए। ध्यान से देखो, आपको पहले ऑप्शन में कभी भी कोई ऐसी चीज का चुनाव नहीं करना है जो सबसे खतरनाक हो, सबसे सीरियस हो। आपको देखना है जो सबसे नीचे वाला ऑप्शन है, क्या उससे उस व्यक्ति की प्रेजेंस को इंश्योर किया जा सकता है कोर्ट के सामने या नहीं? क्या सम्मन भेज के काम बन जाएगा? अगर सम्मन भेज के नहीं बनेगा तो क्या वारंट से हो जाएगा? क्या बेलेबल वारंट से हो जाएगा? आप सीधे ही तौर पर नॉन बेलेबल वारंट इशू कर रहे हो, बिना बाकी के जो ऑप्शंस है उनको कंसीडर करे, बिना ये समझे कि हो सकता है कि उनसे भी काम हो जाए। ये अप्रोच थोड़ी सी गलत है। आपको सीधे उस चीज पर टारगेट नहीं करना है जिसमें गारंटी हो आने की, बल्कि उस चीज को टारगेट करना है जो एक एप्रोप्रिएट तरीका है किसी भी केस में, और वो आपको नीचे से ऊपर जाने में मिलेगा। तो जो नॉन बेलेबल वारंट इशू करे गए थे इस केस में, वो किसी भी तरीके से जस्टिफाइड नहीं थे। इनफैक्ट कोर्ट ने तो पुलिस वालों पे भी क्वेश्चन उठाया कि कोई भी व्यक्ति है, उसकी कुछ इज्जत है समाज में, अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई कंप्लेन आ गई है, वो बिना उसकी वेरिसिटी को समझे, बिना सारी स्थिति को जाने, बिना पूरी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करे, आप क्रिमिनल केस फाइल भी कर दे रहे हो, कोर्ट के सामने रेफर भी कर दे रहे हो, पुलिस रिपोर्ट भी फाइल कर दे रहे हो, पूरी एक तरफा कहानी केवल एक व्यक्ति से सुने हुए, बिना किसी क्रेडिबल एफर्ट को लिए दूसरे व्यक्ति को बुलाने की, उसको सुनने की, उसकी स्टेटमेंट लेने की, ये जो प्रक्रिया है ये बिल्कुल गलत है। और कोर्ट ने बोला ये जो पूरी की पूरी स्थिति है, जो भी एक्शन सभा के खिलाफ लिए गए हैं, ये जो भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग इनिशिएट करी गई है, इसको पूरा का पूरा खत्म करना पड़ेगा। ये नॉन बेलेबल ऑफेंस भी खत्म करने पड़ेंगे, और जो भी अभी तक डेवलपमेंट हुई है सबको खत्म करना पड़ेगा। शुरुआत से कोर्ट एनालाइज करेगा, दोनों लोगों को बराबर का मौका देते हुए कि उनका उस चीज के बारे में क्या कहना है। अगर मैं 2 लाइन में कंक्लूड करूं कि इस केस का कहना क्या है और ये केस हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, बच्चे नो डाउट जो क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन है बड़ा जरूरी है, और कभी कभी सिचुएशन में हमें लगता है कि क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन ज्यादा इफेक्टिव होना चाहिए। मतलब अगर किसी केस में एफआईआर फाइल नहीं होती है, या क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन इनिशिएट नहीं होता है, या कोर्ट ऑफ बेल के लिए या फिर वारंट इशू नहीं कर रहा होता है, तो हमको दुख होता है, हमको गुस्सा आती है कि कोर्ट कुछ कर क्यों नहीं रहा है। पर कभी भी हमको ये जो जुडिशियल एक्टिविज्म है, इसको इस हद तक नहीं ले जाना है कि हम सोच ही नहीं रहे हैं, बस हम करते जा रहे हैं, स्टेप लेते ही जा रहे हैं बिना किसी लॉजिक के, बिना किसी रीजन के। एक बैलेंस अप्रोच रखनी है शुरू से लेके आखिरी तक। आप ये नहीं बोल सकते कि जब दोनों लोग कोर्ट के सामने आ जाएंगे तब दोनों को मौका मिलेगा अपनी अपनी बात रहने का। आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आप किसी व्यक्ति को कोर्ट को अपने सामने बुला कैसे रहे हो, नॉन बेलेबल वारंट इशू करके, बिना इस चीज को समझे कि उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा समाज पे। इतनी बड़ी सभा, इतनी इज्जतदार, जो दुनिया के भले के लिए काम कर रही है, हमारे भारत देश के भले के लिए काम कर रही है 1923 से, उसके प्रेसिडेंट के खिलाफ आपने नॉन बेलेबल वारंट इशू कर दिए, बिना उसकी कहानी सुने, बिना सिचुएशन को समझे, बिना स्थिति को जाने। और देखिए
कितना एक्सप्लिसिट केस है, कितना सीधा सीधा केस है, कितना डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है जो साफ तौर पर दिखा रहा है कि ये जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग है इसमें कुछ भी सच्चाई नहीं, और ये केवल और केवल इन बेचारे लोगों पे दबाव बनाने के लिए की जा रही थी, जिससे वो जमीन बेच दे, जिससे वो उसका पैसा वापस कर दे जो कि उसका नहीं है। इसको हमेशा समझना पड़ेगा और मोटिव जानने की कोशिश करनी पड़ेगी। कोई व्यक्ति क्या कह रहा है, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है यह समझना कि वो व्यक्ति क्यों कह रहा है। दोनों चीजों पे एनालाइज करना है और तब ही आप एक सही अप्रोच लोगे। एक तो यह है, दूसरा जो आपके ऑप्शंस हैं वो हमेशा नीचे से ऊपर होने चाहिए, सबसे लिबरल से सबसे हार्ड, डायरेक्टली नॉन बेलेबल ऑफेंस नहीं, ठीक है। तो अच्छी खासी डांट पड़ी, अच्छी खासी फटकार पड़ी। अब सवाल ये होता है कि आप केस समझ गए, अब इसका इस्तेमाल कब करोगे, कहां करोगे। इसका इस्तेमाल कभी भी आप कर सकते हो जब भी आप अपने आंसर में कुछ ऐसी बात रखना चाह रहे हो जहां पे किसी भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग के नेचर पे क्वेश्चन आ रहा है, या फिर कोर्ट के जुरिसडिक्शन पे, या उनकी लिबर्टी ऑफ प्रोसीडिंग अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पर्सन, उनकी जो आजादी है किसी भी व्यक्ति के खिलाफ एक्शन लेने की, जब भी इन चीजों पे क्वेश्चन आ रहा है। देखो बच्चे, पुलिस कब अरेस्ट करेगी कब नहीं करेगी, इस चीज पे बहुत केस हैं, बहुत सेक्शन है, तो बहुत मटेरियल मिल जाता है। पर कोर्ट किस चीज से कैसे काम करेगा, कब वो क्या करेगा कब नहीं करेगा, और बहुत कम ऐसी सिचुएशन होती है जब किसी कोर्ट को कोर्ट से फटकार पड़ती है। तो ये एक ऐसा केस है जो उस गैप को फिल अप करेगा। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट केस है बच्चे, अपने नोट्स में जरूर लिखिएगा और जहां जरूरी हो सके वहां पे इस्तेमाल करिएगा। क्या हम सभी लोग बच्चे इस केस को समझ पाए हैं? यस सर। Yes, sir. किसी Yes, को कोई ऑल क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, समझ में आया पॉइंट क्या था? जी सर। यूट्यूब पे बच्चे सभी लोगों को समझ में आया? एक बार वाई टाइप कर दो जाते जाते। बिल्कुल सही है, बैलेंस अप्रोच होनी चाहिए। बच्चे वीडियो रिकॉर्डेड होगी, दोबारा देख लेना। प्रीति, दोबारा देख लेना बच्चे, एक बार नहीं 4 बार देख लेना, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच बच्चे। 8:30 बज गया है, हम लोग 9 बजे की